है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना डेटा वेटा बचा के रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं फटाफट से, ठीक। सब तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये देखते हैं, पहले तो फटाफट से समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड आज बढ़ा के रखेंगे, इसको टेस्ट की तरह भी लेना है, ठीक। टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या है भाई, जहां सभी को शिक्षा दी जा सके, एक गिफ्टेड बच्चा, एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा जिसको कोई दिक्कत है, एवरेज बच्चा, कोई और बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, कोई और डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ सके। बताइएगा फटाफट से क्या करें उस चीज के लिए। क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशंस, यानी पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। जो करिकुलम है सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट होता है, या एक्टिविटीज हैं जो स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर स्कूल में हो रही है, पैर रखने से लेके बाहर निकलने तक स्कूल से, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। तो करिकुलम में चेंजेस के हर बच्चा इंक्लूडेड महसूस कर सके, बिल्कुल सही बात है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना। इंक्लूसिव एजुकेशन एक बात कहती है, स्कूल बच्चे के लिए है, बच्चा स्कूल के लिए नहीं है। तो चेंज करना है तो करिकुलम में चेंज करिए, स्कूल के सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करिए, ना कि आप ये कहें बच्चा चेंज हो जाए अपने आप। तो इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना कि अलग अलग नीड्स वाले बच्चे हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके से किसी चीज को कैसे देखा जा सकता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस। मतलब टीचर्स को ये चाहिए कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक तो विविधता को इंक्लूड करें अपने दिमाग में, करिकुलम में जो चेंजेस करने की जरूरत है करें, एक्टिविटीज को डिफरेंट तरीके से प्लान करें, सेम चैप्टर को हर बच्चे को इंक्लूड करने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, तो एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस। भाई टीचर्स भी तो इंसान ही हैं, उनके अंदर भी कुछ बायसेस हो सकते हैं, है ना, उनके अंदर भी कुछ बायस हो सकते हैं। बायस क्या होता है, पक्षपात, कि मान लीजिए उनको लगता है कि भाई कोई बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता, यानी वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है मान लीजिए, तो वो तो सीख नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा टीचर सोचेंगे तो चलेगा कैसे भाई, है। टीचर अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर हर एक बच्चा सीख सकता है, एज अ टीचर आपको ये मानना है। ये पता नहीं क्या हो गया, ये जा नहीं रहा है, चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो क्या होगा कि टीचर को भी अपने इम्प्लिसिट बायस को देखना चाहिए झांक करके, कि कहीं मैं जेंडर के आधार पे, कहीं मैं किसी बच्चे की कोई एडीएचडी है या कोई भी दिक्कत है अगर उसको, तो उसके आधार पे मैं बच्चे के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा हूं। तो अपने अंदर भी झांकना चाहिए, ठीक। इम्प्लिसिट बायस मतलब जो अंदर गढ़े हुए बायस होते हैं हमारे, जो हमने सोसाइटी से, एनवायरमेंट से गेन किए होते हैं। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। अब देखो सेकंड ऑप्शन 77% आंसर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये जवाब सही दिया, इसका मतलब तैयारी आपकी सही चल रही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें फोर्थ सही नहीं हो सकता, है ना। वो एक मीम है ना, खा गए ना धोखा, तो ये वैसे वाली ही बात है। तीनों ऑप्शन सही थे, फोर्थ को गलत दे दिया। भाई डाइवर्सिटी को एक बाधा के रूप में नहीं कर सकते आप। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, के क्लास में अलग अलग नीड्स वाले अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिसोर्स है, संसाधन है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो सही है। डाइवर्सिटी एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं देखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और फिर समझेंगे क्या कहानी है। ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा भाई, इसको दोबारा से ओपन करेंगे, एक मिनट रुकना, ये पीडीएफ में दोबारा से ओपन करती हूँ एक बार, एक सेकेंड, ठीक है, होपफुली अभी चला जाएगा, देखना एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये तीन तो महत्वपूर्ण, अभी समझ लेंगे इसको एक मिनट में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यदि मेन गोल है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट, जांच रहे हैं आप ताकि लर्निंग हो पाए, इसलिए आकलन कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। जैसे आप पोल में जवाब दे रहे हैं तो मुझे पता लग गया 85% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या है, जो गलत दे रहे हैं उनको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी, मतलब मुझे फीडबैक मिल गया। ये लर्निंग के लिए आकलन है, ऐसा थोड़ी फाइनल नंबर मिल रहे हैं इससे कुछ। तो टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, बच्चों को लेबल करना, उन पर ठप्पा लगाना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को जानना और उनको ग्रेड देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये सब नहीं, ग्रेडिंग भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं। फॉर लर्निंग, फीडबैक के लिए होगा ये। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग, ऐसे फीडबैक प्रोवाइड कर पाना ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो, फाइनल एग्जाम में आप अच्छा कर पाएं, इसलिए आप अभी पोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये समेटिव असेसमेंट कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं ये फॉर लर्निंग है, ठीक, ये ग्रेड्स वाला भी फॉर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। स्लो लर्नर हमें बनाना ही नहीं है बच्चे को, सिंपल तरीके से बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, ये तो बैच है। देखिएगा
अगर हम बात करें यहां पे छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, जब असेसमेंट ए फॉर लर्निंग, ए फॉर एल, ए ऑफ लर्निंग, ए एज लर्निंग। ठीक, एज का मतलब है बच्चा या तो खुद का आकलन खुद कर रहा है या उसके दोस्त है ना उसका आकलन कर रहे हैं, या सब आपस में एक दूसरे का आकलन। फॉर लर्निंग है टीचर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक के लिए, यानी आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए, कहीं घुमाने लेके गए, आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे से, है ना, अभी चल रही है लर्निंग प्रोसेस। जब आप पेन पेपर कोई भी एक्टिविटी करा के ले रहे हैं तो फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग क्या है, आप जजमेंट के लिए कितने % मार्क्स आए एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, ये ऑफ लर्निंग है, साल के अंत में होता है या टर्म एंड पे होगा। ठीक है ना, ऑफ लर्निंग ये जजमेंट के लिए है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हालांकि जजमेंट हमें फॉर्म नहीं करना चाहिए जो ईयरली और हाफ ईयरली होते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये पेपर पेंसिल टेस्ट ज्यादा होगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग में फील्ड ट्रिप हो गया, कोई आपकी चेकलिस्ट हो गई, जो भी एक्टिविटीज हैं वो फॉर लर्निंग में आएंगी। जो पेन पेपर टेस्ट है वो ऑफ लर्निंग में आएगा। एज लर्निंग में जब बच्चा खुद को या अपने साथियों का आकलन करे, वो भी एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, यानी कि जो अनुभवात्मक अधिगम है, कोल्ब ने इसकी बात की बट आपके सिलेबस में है नहीं कोल्ब की थियरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें, यानी एक्सपीरियंस से सीखना, अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव से सीखना किस पे जोर देगा, अनुभव पे जोर देगा, है ना, अनुभव सिंह बस्सी पे नहीं, अनुभव पर जोर देगा। बहुत ही खराब पीजे था, बट आ जाओ एक बार, पीजे खराब भी होता है वैसे। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन दी, यानी अनुभव यानी बच्चे के एक्सपीरियंस पे, कि वो अनुभव ले सके, उसको वो मौके मिले कि वो चीजें सीख सके। ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन दी लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी हम क्या कह रहे हैं कि टीचर कंट्रोल करे कि बच्चा सीखता कैसे है। पर ये अनुभव तो फोकस में रहा ही नहीं, यहां एक्सपीरियंस तो सेंटर में रहा ही नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा सेंटर में है, उसका एक्टिविटी सेंटर में है, लर्निंग बाय डूइंग होगी एक तरह से, तो कंट्रोल होगा टीचर का, तो ये तो फिर ऑटोक्रेटिक क्लासरूम बन जाएगा। सेकंड है द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, यानी पुनर्बलन की भूमिका। पुनर्बलन की भूमिका होती है गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है, ना कि उसको शाबाशी देना। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये बात सुंदर लग रही है, 38% लोग कह भी रहे हैं। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, लर्निंग को एक प्रोसेस की तरह मानना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट की तरह। अब ये क्या होता है, देखो प्रोडक्ट का मतलब है इतने % नंबर आए, ये रैंक आ गई, ये है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोसेस क्या है, सीखने के लिए सीख रहे हैं, तो प्रोसेस की तरह मानना है लर्निंग को, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इतने % हो गया बात खत्म हो गई। ठीक है ना। तो द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट तो होगा ही नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। देखिए वर्ड जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2023-24 ये 20th सेंचुरी के लिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस क्रिटिकल थिंकिंग को 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के कौशलों में शामिल करती है, यानी यह महत्वपूर्ण है। तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर अब ये कैसी होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, आप प्रकाश डाल रहे हैं, अच्छा यार आज आप सोचिए आज आपने दिन भर क्या किया, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये रिफ्लेक्शन कैसा है, रिफ्लेक्ट इन एक्शन, यानी जो आपने आज किया है उस पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। तो रिफ्लेक्ट इन एक्शन में आप क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अच्छा आज मैंने तैयारी की थी, रात को आपको इतनी सारी पीडीएफ्स थी टेलीग्राम पे, मैराथन आ रही है उसकी चीजें चल रही हैं, ये क्लास की लेसन प्लानिंग होगी, इससे पहले क्लास ली, खाना खाया, ये किया, तो अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। या आपने पढ़ाई की होगी, मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपने रिफ्लेक्ट किया कि आज दिन भर आपने क्या किया। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या है इसमें, कि आप ये भी सोच रहे हैं कि जब आपने क्या किया और क्या करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था, मतलब आप हर एक पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बेटर बनाएगा कि बच्चे ने जो भी अनुभव लिया, भाई कोई एक्सपीरियंस आपने लिया उस पर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रकाश डाल के सोच पा रहे हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी, कि हम कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश डालना, देखना, जो आप अनुभव ले चुके हैं उस पर आप सोच रहे हैं प्रकाश डाल करके कि क्या बेहतर हो सकता था। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या ऐसा होगा, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं उसी दिन के दौरान आप सोच रहे हैं उस दिन के बारे में कि यार इसको ऐसे किया जा सकता था, या आज मैंने क्या क्या किया। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन क्या हो सकता है, या रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि जब आप कोई काम कर रहे हैं उस समय उसी दिन के दौरान। ऑन एक्शन कि यार मैंने ये काम कर दिया, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस दिन ये गलती ना की होती तो ऐसे हो जाता, है ना। फॉर एक्शन क्या है, आप फ्यूचर के लिए, है ना, ये दोनों प्रेजेंट के केस में है, ये फ्यूचर के लिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक, तो एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आ जाता है कि बच्चा अपने अनुभवों पे, जो वो करने जा रहा है, जो कर चुका है, उस पे वो क्रिटिकली हर एक पक्ष पे देख सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इफेक्टिव मेथड टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको कोई बदल नहीं सकता, ये हर बार सेम टॉपिक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड, प्रभावशाली विधि समस्या समाधान करता बनाने की बच्चे को, कि वो समस्याओं का समाधान निकाल सके खुद से इंडिपेंडेंटली। डिस्करेज करेंगे इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। अब इंडिपेंडेंटली समस्याओं का समाधान स्वतंत्र रूप से कैसे निकालेगा, यदि आप हतोत्साहित कर देंगे, आप कहेंगे अरे जो डिसीजन लेना है मम्मी से पूछे बिना मैं कैसे ले लूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या करते हैं, है ना, पापा के बिना कैसे चलेगा। मान लिया दिक्कत होगी, बट आप एक इंडिविजुअल हैं, है ना, 18, 20, 22 जो भी साल के आप हो गए। यही होता है फिर हमारे साथ, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई नहीं जाती। हमें पहले ही बैसाखियां दे दी जाती हैं एक तरह से कि एक काम करो, अच्छा ये काम होना है, पापा डिसाइड करेंगे शादी किससे होनी है, पापा डिसाइड करेंगे क्या करियर है, पापा डिसाइड करेंगे खाना क्या खाएंगे, है ना, हर चीज कोई और डिसाइड कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमें मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम सॉल्व ही नहीं करते, उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग का हमें मौका ही नहीं मिला होता, है ना। तो हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना है कि उसको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सोचने का खुद से स्वतंत्र रूप से, कि वो किसी सिचुएशन में हो तो क्या करेगा, मौका देना है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट थिंकर बनाने के लिए डिस्करेज नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना, एनकरेज करना है। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि मुश्किल समस्याओं से बच जाओ, तो फिर तो जीवन भर बचते ही रहेंगे हम। और कोई भी समस्या आती है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, वो हमें मुश्किल ही लगती है शुरुआत में, तो ये भी खराब तरीका है। प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, अगर आपने, यही तो बहुत बार पेरेंट्स करते हैं कि पहले से ही रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया, बेटा ये कर ले, बात खत्म हो गई, है ना। तो आप बच्चे को समस्या के समाधान तक पहुंचने देने का मौका ही नहीं दे रहे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वो तब बनेगा जब उसको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसको दिया था एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक है जिसमें क्रिएटिविटी भी आप यूज करते हैं, रचनात्मकता, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। यानी ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन इसके बाहर कुछ डिफरेंट क्या सोचा जा सकता है। तो बुद्धि मंथन या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं इसको, कि बहुत सारे बच्चों को या ग्रुप में आप बच्चों को बैठ के एक समस्या पे समाधान के लिए कह रहे हैं कि अच्छा पानी की कमी हो रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्या किया जा सकता है। तो हर बच्चा अपने अपने समाधान बता रहा है। तो ग्रुप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बच्चा देता है, उनको नकारा नहीं जाता, एक साथ लिख लिया जाता है या रखा जाता है, बाद में उन पर चर्चा होती है और जो सॉल्यूशन बेटर होता है उसकी तरफ जाया जाता है। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ऐसे अवसर दें। इंट्यूटिव गेस क्या है, जो उसके मन में आ रहा है कि अच्छा ऐसा नहीं कर सकते मैम, अब वो गलत है सही है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो उसके मन में आ रहा है एटलीस्ट उसको बाहर तो आने दो। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वो तब बनेगा जब हम उनको अवसर देंगे सोचने के, दिमाग पे जोर डालने के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है असर्शन और रीजन। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक सेट में ऐसे आजकल, पिछले 2 बार से कम 3 बार से। तो अभिकथन क्या है, हमारा सिंपल स्टेप है, पहले हम ए को चेक करेंगे, फिर हम आर को चेक करेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे ए और आर एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। नहीं है सही तो ब्रेकअप, सही है तो पैचअप, मतलब बोथ आर राइट। तो ए क्या है, टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। आपको पता है सिंपल पूरी पेडागोजी में ये रूल लागू होगा कि हम ये कहें कि बच्चे को एक्टिव रखना है, और यहाँ पे बच्चे को एक्टिव रखा जा रहा है, यानी ये बात सही है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चा एक्टिव है, हम खुश हैं। ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए, हर बच्चा कैपेबल है सीखने के लिए, बस आपको देखना है कि उसको सिखाना कैसे है। दोनों बातें सही हैं कि हमें ये मानना है कि इसलिए हम मीनिंगफुल एनवायरमेंट बनाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चिल्ड्रन का। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है, आपको ढूंढना है कि क्या चीज वो सीखेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही बातें सही हैं अपनी जगह और एक दूसरे के लिए भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फटाफट से जवाब क्या है। ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, इस बार भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान कौन योगदान नहीं देता, किसका योगदान नहीं है, किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है पियाजे की थ्योरी में भी है, जिससे आप अपने दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, 4 फैक्टर है, यानी दिमाग में संगठित करके रखा हुआ है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है प्रॉपरली। जैसे आप एक ट्रॉली बैग में जब आप जाते हैं कहीं ट्रिप पे, एक बैग में अपने सामान सजाते हैं कि इस वाले साइड में हम शर्ट्स रखेंगे, इधर हम टी शर्ट्स रखेंगे, ये रखेंगे, या अलमीरा में जैसे सामान लगाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेल्पफुल होता है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, जो भी उसको आता है वो सही से कनेक्टेड फॉर्म में रख पाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक तरीका हो गया कि हम वर्गीकृत कर पा रहे हैं, इसको इस वर्ग में बांट दिया है ना, चम्मच यहां रखी जाएंगी, प्लेट्स यहां रखी जाएंगी, ये क्या एक तरह का कैटेगराइजेशन ही है।
है ना। ऑर्गेनाइजेशन है कि जब इधर उधर नहीं जा रही चीजें, थोड़ा आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी का पार्ट बेसिकली कैटेगराइजेशन, छोटा पार्ट कह सकते हैं आप इसको। इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है वैचारिकता या कॉन्सेप्ट्स को समझना। डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन, देखिए कॉन्टेक्चुलाइजेशन कॉन्सेप्चुलाइजेशन सब बढ़िया है, कॉन्टेक्स्ट में सीखना बेस्ट बात है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी करेंगे, लेकिन डी लगा दिया जब हमने, यानी गैर प्रासंगिकरण। प्रासंगिकरण यानी प्रासंगिक वे में सिखाइए, संदर्भ में सिखाइए, बच्चे की लाइफ से जोड़िए, लेकिन गैर प्रासंगिकरण या डीकॉन्टेक्चुलाइज कर दिया, इसका मतलब बच्चा जिस एनवायरमेंट से है, जो लाइफ वो जी रहा है, उसका आसपास आप कोई एग्जाम्पल ही नहीं लेते, डिस्कनेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं, तो डिस्कनेक्टेड या डीकॉन्टेक्चुलाइज्ड नॉलेज का कोई फायदा नहीं, बच्चा इससे कंफ्यूज होगा, है ना। इससे वो कंफ्यूज होगा क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट से ही नहीं है, संदर्भ से नहीं है। एनसीएफ कह रहा है, एनईपी कह रही है भाई संदर्भ में सिखाओ, रियल लाइफ से जोड़ो लर्निंग को, संदर्भ में पढ़ाओ। और आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं क्लास में जो उसको समझ ही नहीं आते, वो उसके जीवन से जुड़े हुए ही नहीं है, या फिर आपने नॉलेज को क्या कर दिया, डिस्कनेक्टेड चंक्स में, डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन लिखा हो या लिखा हो डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ाना, यानी अलगाव वाले टुकड़ों में, यानी वो टुकड़े जो कनेक्टेड ही नहीं है। एक चीज ओल्ड नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को जोड़ना होता है, और आप क्या कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, एक चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर आ गया, पता ही नहीं लगा कोई कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, है ना। तो कैसे, जब हम बैचेस में पढ़ते हैं हमें पता होता है ना हम कौन सा टॉपिक पहले लेंगे, कौन सा बाद में कराना है, ताकि जो पुराना जरूरी काम है वो नींव बन जाए। प्रीवियस नॉलेज से ही नई नॉलेज को जोड़ेंगे, डिस्कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड चंक्स में पढ़ाना होता है, डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन नहीं, कॉन्टेक्चुलाइजेशन में पढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस डिफरेंट होते चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग। रिफ्लेक्ट वर्ड पता नहीं कितना अब इस्तेमाल होने लगा है, यानी आप अपनी थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी सोच पर विचार कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है आप प्रकाश डाल पा रहे हैं, अपनी सोच पे क्या कर पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यार आपने पिछली बार ये गलती नहीं की होती तो ऐसे की जा सकती थी चीजें, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है किसी काम करने का, किसी काम को करने का, ऐसे भी हम कुछ कर सकते थे। ये क्या हुआ, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए फिर आते हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ आवाज आ रही है, रिफ्लेक्ट करने का एग्जाम्पल देखना है कि जिसमें बच्चों को विचार करने का मौका मिले, है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब। भाई नाउन यानी संज्ञा और क्रिया में क्या रिलेशनशिप होता है एक सेंटेंस के बीच, तो बता देंगे आप ये तो क्या है, इसमें रिफ्लेक्ट क्या करना है, आपको पता होगा दोनों चीजों के बारे में, आपने बता दिया, बात खत्म हो गई। ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं है, विचार का ज्यादा मौका ही नहीं है। चलो फिर भी मान लिया, हम गलत नहीं मान रहे इसको, देखते हैं बाकी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अब इसमें तो क्या ही रिफ्लेक्शन है, सीधा सीधा रिकॉल करना है, याद होगा तो बता देंगे, नहीं तो नहीं। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू दी प्रेजेंट टेंस। हाँ इसमें आप फिर भी, लेकिन इसमें अप्लाई करने की बात ज्यादा हो रही है बजाय कि विचार करने की, तो ये अप्लाइंग का एग्जाम्पल हो सकता है जब आपसे अप्लाई करने के लिए पूछा होता। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। इसी क्वेश्चन को 50 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इस बार ये क्वेश्चन आया था और कई लोग घूम गए थे, ठीक है ना। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यानी जब हमने शुरू की थी ये क्लास, कोई चैप्टर आपने जब पढ़ना या कोर्स आपने शुरू किया था और आज आपको कितना समझ आ रहा है, पहले से अब तक कितनी अंडरस्टैंडिंग बदली और कैसे। तो इसके लिए आप सोचोगे कि अच्छा जब फर्स्ट क्लास में मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे 15 नंबर आते थे, फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझने आते गए, फिर मुझे पढ़ने का तरीका समझ में आने लगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आने लगा, तो अब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे, विचार करेंगे कि यार इस पहले ये था और अब मैं ये हो गया हूं। कैसे कि आज से 5 साल पहले यार मैं क्या बेवकूफ इंसान था। हर इंसान को ऐसा लगना ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ आप बेहतर हो रहे होते हैं, है ना। एटलीस्ट आई अज्यूम कि हम बेहतर हो रहे होते हैं समय के साथ, हमारी समझ बढ़ रही होती है, तो आप प्रकाश डाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पहले से अब में क्या परिवर्तन आया, इसी को रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। आप विचार कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। ये जबकि आपके सामने जो है इनमें विचार की उतनी संभावना नहीं थी जितनी डी ऑप्शन में है, तो जहां ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का ऑप्शन है वही ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट से, ये क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, बस तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं ये लोग, इन क्वेश्चन कोई नहीं बदल सकता, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन, चाहे पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जांपल है किसका, इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फॉर फेलियर। यानी अगर बच्चा फेल हुआ है तो आंतरिक आरोपण क्या होगा, अगर बच्चा पास भी हुआ होता तो भी आंतरिक आरोपण क्या होता। आपको देखना है, बच्चा खुद में झांकेगा। यहाँ पे इंटरनल का मतलब है बच्चे से जुड़ी हुई बात। इंटरनल फैक्टर्स लर्निंग के कौन से होते हैं, जो बेसिकली पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन लेवल। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, टीचर का मेथड, स्कूल का एनवायरमेंट, ट्रेनिंग मेथड, ये सब चीजें।
तो इंटरनल एट्रीब्यूशन जो बच्चे से जुड़ी हुई हो, आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर। अगर रीजन बाहर है, अगर कारण बाहर है, तो आंतरिक आरोपण तो बचा नहीं है, तो बाहरी आरोपण हो गया, किसी और पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अगर टीचर ही कम नंबर देता है तो इसमें इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो एक्सटर्नल है ना, टीचर तो बाहर की बात हो गई है ना, आप दूसरे पे डाल रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, इंटरनल चाहिए। एक्सटर्नल पूछा होता तो हम लगा देते। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। हाँ, इसका रीजन इंटरनल है, इसका रीजन बच्चे से ही जुड़ा हुआ है कि भाई मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ हूं, बैच में तो और भी लोग थे, वो कैसे पास हुए, मतलब मेरी मेहनत में भी कुछ कमी रही होगी। आई डिडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बायस्ड। इसमें हम रीजन बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमें एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यानी एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए फेलियर का, तो ये भी गलत है। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी। मेरे फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। देखिए, ये एक तरह के बहाने या रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको, चाहे ये कितने भी सच हो, कोई नहीं सुनता दुनिया में ये चीजें, समस्याएं, क्योंकि सबके साथ होती हैं। अगर आप दूसरों पे ही आरोपण करते रहेंगे, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो फिर आप जिंदगी भर यही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है? आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ, कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए था, रीजन जो भी था, ठीक। ऐसे ही इंटरनल मोटिवेशन होता है जिसका रीजन अंदर मिलेगा, चाहे वो सफलता हो, फेलियर हो, रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया वो, चाहे वो रिवॉर्ड हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। यानी ऑटिज्म वाले बच्चों के, स्वालीनता वाले बच्चों की विशिष्ट विशेषताएं, कैसे पहचानेंगे किसी बच्चे को ऑटिज्म है क्लासरूम में। बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर किए हैं, अंत तक बने रहना, बिल्कुल 50-52 क्वेश्चन करके ही उठना है आज एक बार में, लगे कि पेपर है आपका, उतने सीरियस आप हैं। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट। यार, कल्पना को तथ्य से अलग करने के लिए हायर लेवल थिंकिंग लगती है, जो एक गिफ्टेड बच्चा है या जिसकी इंटेलिजेंस बेहतर है वो करेगा। तो ये हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे के ये लक्षण नहीं होते। ऐसा नहीं कि ऑटिस्टिक बच्चे में दिमाग नहीं है, दिमाग होता है लेकिन लक्षण नहीं है। ये एडवांस्ड, ये लक्षण गिफ्टेड बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है ना। अगर गिफ्टेड बच्चा पूछा होता तो हम इसको कह सकते थे एक बार को। एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, जबकि इसका उल्टा होता है। इस बच्चे में सोशियो इमोशनल जो एस्पेक्ट है बहुत हिला हुआ होता है, यानी बच्चा सोशली या इमोशनली ज्यादा बेहतर महसूस नहीं करता। अगर उसके आसपास भी, सराउंडिंग में, उसके रूम में भी ज्यादा कुछ परिवर्तन कर दें आप, बेड उठा के इधर से उधर रख दिया, ये रख दिया, वो कर दिया, ज्यादा लोग घर में आ गए या कहीं बाहर चला गया। वो माय नेम इज खान में शाहरुख खान को आप देख सकते हैं, उनका व्यवहार अलग सा रहता था, हालांकि उन्हें दिक्कत कुछ और थी। तो ये सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी में एडवांस नहीं होते, बल्कि वीक होते हैं सामाजिक और इमोशनली डील करने में, है ना। फ्रिक्वेंट, रेपिटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, यही है मेन उद्देश्य, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। इसको आप रेपिटेटिव बिहेवियर कह लीजिए, आप इसको रिकरिंग बिहेवियर कह लीजिए, या इसका एक नाम होता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। स्टीरियोटिपिकल का मतलब है बार 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 सेम बात को, या तो वो रिपीट करते हुए मिलेंगे आपको, है ना, कोई एक्शन सेम बार करते मिलेंगे बहुत बार, तो रेपिटेटिव एक्शन होते हैं, रिकरिंग एक्शंस होते हैं, आवृत्ति होती है व्यवहार में। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है यानी रिपीट बहुत करते हैं और इमोशनली या सोशली कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, थोड़े डिस्कंफर्ट में रहते हैं। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं, इनको कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फेवरेट टाइप आ गया, असर्शन और रीजनिंग। फटाफट से जवाब देना। क्या है असर्शन यानी ए और रीजन यानी आर। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और अब हर बार आ रहे हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे क्रिटिकल थिंकिंग पे, अब ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो अभिकथन क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। यानी शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप जस्ट कोई चीज अज्यूम नहीं कर लेते हैं। किसी ने कहा, आपने मान लिया, कोई भी आपके कान भरता है आप मान लेते हैं, जाके फूट पड़ते हैं कहीं भी। जबकि अज्यूम ना करके आप क्या करते हैं? फैक्ट्स की बात करते हैं, एविडेंस क्या है आपके पास, एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है, मान नहीं लेते हैं। किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाती है, जस्ट मान नहीं लेते हैं। एविडेंस, एनालिसिस, और क्या होगा, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है उसमें, है ना। आप सारे पहलू देख करके जब डिसीजन पे पहुंचे उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, 21वीं सदी का कौशल यानी 21st सेंचुरी स्किल कहा जाता है। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस पे बहुत जोर दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी क्वेश्चंस, आई थिंक वो क्वेश्चंस बने, शायद एक आध क्वेश्चन था जो रिमूव किया है अभी के लिए, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें, ये बात एकदम सही है। विभिन्न दृष्टिकोण अगर हम देंगे बच्चे को, विभिन्न सिचुएशंस में रखेंगे तो उसको समझ आएगा अलग अलग दृष्टि। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज
to think critically and creatively as they engage in conversations across differences। यानी वो अलग अलग तरह की कन्वर्सेशन में जब इन्वॉल्व होते हैं, मतभेदों में, बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका दिमाग खुलता है। दोनों ही बातें सही हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी सीखने का या अधिगम का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तो रटंत विद्या चलंत नहीं, ये रोट लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। रिकॉल करना, मेमोराइज करना, ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, है ना। रोट रिहर्सल, यानी रट्टा लगाने में चतुर रामलिंगम बन जाइए, जो 3 इडियट्स का बंदा था, जो किसी भी चीज को कुछ भी बोल रहा था। कॉम्पीटिंग विद पीयर्स, तो ये प्राइमरी गोल नहीं होता लर्निंग का कि मुझे दूसरों से बेहतर बनना है, आपको खुद से बेहतर बनना है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन 21st सेंचुरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आप हर पहलू पे देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं, इन्फर कर पाते हैं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस समझ पाते हैं, अज्यूम नहीं कर लेते, चीजों को देखते हैं एविडेंस के बेस पे, तथ्यों के आधार पे, ठीक है ना। जैसे एक जज भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, वो ये नहीं कहेगा अच्छा भाई कानून क्या मांगेगा, आपसे सबूत मांगेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसे ही होता है कि आप सारे पहलू देखते हैं किसी चीज के, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं अब। तो क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ एस्पेक्ट्स हैं समालोचनात्मक चिंतन में कि आप हर एक, इस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं किसी की बुराई करना, क्रिटिकली बस नेगेटिव ही हो जाना, नहीं। ये कई लोग मान लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अच्छा आप ये कह रहे हो हम तो इसका उल्टा कहेंगे, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप सारे पहलू देखते हुए किसी चीज को समझ रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट मान नहीं ले रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया, अज्यूम कर दिया और उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। तो आप लॉजिक ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है या कहीं भी कोई ऐड देखा है ना, कोई सामान खरीदा है कि कोई क्रीम है जो आपको बहुत ही सफेद बना रही है, तो आप पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन जान रहे हैं, हम क्या होता है स्किन में, क्यों होता है ऐसा, क्यों करना है, कैसे पागल बनाया जा रहा है ना। किसी मान लीजिए किसी ब्रेड पे भी लिख दिया कि भैया इसमें आटा ही है और पीछे आप पढ़ रहे हैं पलट के पैकेट पे, तो आपको पता लग रहा है भैया इतने % तो इसमें मैदा है ना। तो ये क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं चीजों को, जस्ट मान नहीं ले रहे कि हाँ लिख दिया है एडवर्टीजमेंट में तो हमने मान लिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उस चीज के ऊपर और बेहतर जान रहे हैं, आकलन जांच कर रहे हैं उसकी, क्रिएट कर रहे हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं, कंक्लूजन तक। तो इसको समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं कि जस्ट आप मान नहीं लेते, अजम्पशंस पे नहीं चलते, आप क्या करते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, सारे पहलू देख करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए प्याजे पढ़ा रहे हैं आज हम, है ना, या हम बच्चों को आज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं कि जो जनसंचार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को, मतलब एक जगह से ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स क्या हो सकते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं मान लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को शुरू कैसे करें, जेनरिक टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह देते हैं जिसको, हाँ बात तो सही लग रही है सुनने में, है ना। फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, देखिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर कोई नहीं जाता। पियाजे की थियरी भी आपको पता है, पहले मूर्त चिंतन आता है 7 से 11 वर्ष में, फिर जाके एब्स्ट्रैक्ट आता है 11 से 14 वर्ष में। सॉरी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, सिलेबस डिफिकल्ट होता जाता है, तो वो सरल से जटिल जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ा दिया फिर दूसरी में आसान, ऐसा थोड़ी होता है ना। मतलब 10वीं क्लास तक आते आते वही टॉपिक बड़ा होता चला जाएगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं आप। रैशनल टू एम्पेरिकल, जबकि तरीका क्या होता है, एम्पेरिकल टू रैशनल जाना चाहिए, यानी पहले अनुभव दो आप बच्चे को। एम्पेरिकल यानी अनुभव जन्य साक्ष्य, जो भी चीजें हैं आप पहले अनुभव दो और फिर उसकी थियोरी बताओ, फिर उसका तर्क बताओ, वो तरीका सही है। तो ये सारे उल्टे दे दिए तीनों, अगली बार पेपर में मिले और इसमें से कोई घुमा के दे दिया तो समझ जाना कि भाई कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लिखा है सही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा है सही है, एम्पेरिकल टू रैशनल लिखा है सही है, लेकिन ये इन्होंने उल्टा दे दिया, इसलिए तीनों ही गलत हो गए। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है जेनरिक टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। नहीं सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक होता है डिडक्टिव, अगर इस सेंस में ही देखेंगे हम, क्योंकि स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड में होता बेशक है, लेकिन हम उसको चूज नहीं करते उस तरह से कि हम पहले स्पेसिफिक चीजें बताएं। एग्जाम्पल टू रूल की बात करते हैं, पहले हम सामान्य बातें करते हैं, बाद में स्पेसिफिक बात करते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ये एक नियम है, ना कि उल्टा इसका, ठीक है। डिडक्टिव मेथड है, जनरल टू
स्पेसिफिक यानी रूल टू एग्जाम्पल जाना। रूल हमेशा जनरल होता है क्योंकि हर एक सवाल उस रूल से, जैसे नाउन की जो परिभाषा है वो जनरल है, सभी के लिए एक जैसी है नाउन की परिभाषा, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं। हिमांशी भी एक नाउन है, निशा भी एक नाउन है, आप भी एक नाउन है, तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल होता है, सामान्य होता है रूल सभी के लिए, और एग्जाम्पल स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होता है। तो रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं यहां पे हम, कि पहले आपको परिभाषा या रूल बता दिया, बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये डिडक्टिव मेथड भी कहलाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स। कुछ क्वेश्चन मैंने जान के रिपीट किए हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इनको करें, नहीं तो मेरे पास क्वेश्चन की कोई कमी नहीं थी। इस ही फाइल में आज 70+ क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन को हटाया है ना, और वो अच्छे क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में लेंगे उनको किसी दिन, है ना, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बार बार करना जरूरी है। अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई कह रहा है वॉच पहन लीजिए, वॉच भाई आज बाहर छूट गई, मैं काफी व्यस्त चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपका नहीं मेरा पेपर है, जो कि हर बार लगता ही है, और टीचर बनने का ये फायदा है, मतलब अगर आप टीचिंग में हैं तो बनने का तो क्या, कि आपके ही कल को एग्जाम्स जो हैं जीवन भर चलते रहते हैं, है ना। चलिए एक बार आते हैं, समझते हैं वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स, यानी सीखने में वेरिएबिलिटी या डिफरेंसेस कह सकते हो, डाइवर्सिटी भी लिख सकता था एग्जामिनर इसको। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, सीखने की शैली पे एक और क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाला है कि स्टाइल्स ऑफ लर्निंग कौन सी होती हैं। तो सीखने की शैलियों में विविधता यानी अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। इस चीज को कैसे देखा जाना चाहिए, पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। रोबोट थोड़ी है कि सारे बच्चे एक तरीके से सीखेंगे। तो लर्निंग स्टाइल में विविधता होती है, 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल होती है, उसको एंड में एक क्वेश्चन है उस पर करेंगे। यानी विजुअली ज्यादातर लोग देख के सीखना पसंद करते हैं, फिर सुन के और फिर करके सीखने वाले लोग आते हैं। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि भाई विविधता में एकता की बात करो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब एक जैसे हो जाएंगे तो रोबोट बन जाएंगे, रजनीकांत वाली मूवी याद है ना। तो को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि भाई ह्यूमैनिटी में डाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसलिए डिफरेंट तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखेंगे, कोई ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद करेगा, कोई अकेले। शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर करके कैसा चलेगा। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्यों नहीं भाई, जब बच्चे अलग अलग हैं तो बैरियर है ये, नहीं, ये एक हेल्पफुल तरीका है, ये एक रिसोर्स है। तो ए ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के इतने क्वेश्चंस मैंने डाले हैं क्योंकि अब बहुत पूछे जाने लगे हैं। पिछले 3 बार के पेपर में 3 साल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है पेपर और जब से एनईपी आई है। तो एनईपी से डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिखेगा आपको बेशक, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक क्या है, क्रिटिकल फैक्ट्स पे सोचना, एनालाइज करना, लॉजिक के साथ सोचना, जस्ट मान ना लेना चीजों को, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ ओरिजिनल सोचना। तो दोनों ही को प्रमोट करने के लिए क्या करें। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई, कौन सा क्वेश्चन है जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों को बढ़ावा देगा, कि पानी सेव करने के कौन से तरीका बेस्ट हो सकता है और क्यों। तो अब बच्चे अलग अलग बातें कहेंगे, भाई आरओ में से जो पानी निकलता है उसको बाल्टी में सेव करो, उससे ये होगा, है ना, फिर ये कर लो वो कर लो। 70 बच्चे, मतलब 30 बच्चे हैं क्लास में, तो वो 30 अलग अलग तरीके बता पाएंगे और डिफरेंट तरीके निकलेंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे सोचेगा भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके कह देगा कि हाँ ठीक है ना। तो ये बात बेहतर लग रही है, बच्चा ज्यादा एक्टिव है इसमें। सिंपल रूल है, बच्चा जहां एक्टिव है पूरी पेडागोजी में हेल्प करेगा। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, अब इसका 1 वर्ड आंसर होगा कि जी जल बोर्ड से आता है या जहां से भी आता हो। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ नया थोड़ी क्रिएटिव थोड़ी कर देंगे, यहां पे बच्चे क्रिएटिविटी लगा पाएंगे, यहां पे बच्चे हर दिशा में सोच पाएंगे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर, तो ये भी 1 वर्ड आंसर है। रिकॉल बेस्ड, इसमें क्या क्रिएटिविटी है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, भाई ये भी 1 वर्ड आंसर है। तो सोचने का मौका तो सबसे ज्यादा और क्रिएटिविटी का मौका पहले ही क्वेश्चन में मिलेगा, ना कि किसी और क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको पता करना है कि किस तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन के बेस फॉर्म में। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में भाई प्रमाण की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में आप बस मान नहीं लेते हैं, किसी ने कहा आपने मान लिया, है ना। आप एविडेंस देख रहे हैं, आप हर पक्ष को देख रहे हैं, हर पहलू को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है जस्ट मान लिया आपने, अज्यूम नहीं कर लेते आप, है ना। चुगली लगाई, किसी ने कहा बहन ऐसे नहीं ऐसे है ना, आपने क्लियर ही नहीं किया उस चीज को, आपने फैक्ट्स को जांचा ही नहीं, आपने डायरेक्ट बात ही नहीं की किसी से, आपने मान लिया जस्ट। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है ना। क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस का क्या रोल है ना। एविडेंस, सबूत क्या है। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, यानी एविडेंस को
एक लॉजिकल, एक तर्कसंगत वे में और सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप। भाई कोर्ट भी तो यही करता है, अगर आप जजमेंट के लिए गए तो जज के सामने भी प्रमाण होंगे और फिर एक सीक्वेंस में उस पर एनालिसिस चलेगा, है ना। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि भैया ये वीडियो जो आज के समय में आई है, आजकल डीप फेक का जमाना है, फेक वीडियोस एआई से और इससे उससे बनाई दी जा रही हैं, तो उसका मूल्यांकन करना, एविडेंस का उसको इवेल्युएट करना, क्या वो सही भी है या नहीं। तो ये है पहली बात जो सही लग रही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, फिर तो ये क्रिटिकल थिंकिंग बची ही नहीं कि बस आपने एविडेंस को मान लिया, ना उसका विश्लेषण किया, जांचा नहीं, परखा नहीं, फिर कैसी क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें जांच परख हो ही नहीं रही। एविडेंस इज इररेलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। भाई एविडेंस इज इंपॉर्टेंट या इमेंसली इंपॉर्टेंट। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ भी मान लो फिर तो, है ना। फिर तो कुछ भी मान लो, कोई बाबा कुछ भी कह रहे हैं उनको भी मान लो, हर चीज को मान लो फिर तो, है ना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगानी हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कर्म पे विश्वास नहीं रखना। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सब बच्चों को साथ लेके चलना। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल। स्टैंडर्ड वर्ड बस सुनने में अच्छा लगता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स में बिल्कुल खराब नेगेटिव शब्द है। स्टैंडर्ड करिकुलम लिखा हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है स्कूल में सबके लिए एक जैसी, लेकिन मेथड्स सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग मेथड से पढ़ाइए। डिफरेंशिएटेड करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सबके लिए, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, या फिर यहाँ पे ये नहीं होता कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक साइज का कपड़ा सबको फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेथड्स में परिवर्तन आपको लाना पड़ता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। सेग्रीगेशन एंड, देखो ये वर्ड ही सेग्रीगेशन, अलगाव, बच्चों में अलग अलग कैटेगराइज कर दो उनकी एबिलिटी के बेस पे, एकदम खराब तरीका, सबको साथ लेके चलना है। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ही वोकेशनल एजुकेशन दे दो, बाकी बच्चों का क्या करें, हर बच्चे को इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है स्पेशल बच्चों को ही इंक्लूड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में। रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, रोबोट्स नहीं है, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, डिफरेंट तरीकों से सिखाओ। करिकुलम में लचीलापन रहो, रिजिड नहीं होना चाहिए करिकुलम, है ना, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिड तो चीजें टूट जाती हैं, फ्लेक्सिबल चीजें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, गिफ्टेड बच्चों को कैसे वो अलग होते हैं बाकी बच्चों से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी जो कुछ डिफरेंट, कुछ नेक्स्ट लेवल करने की क्षमता रखते हैं, वो कैसे अलग हैं बाकी बच्चों से, कैसे पहचानेंगे, इनकी लक्षण क्या है। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इनकी समझ की जो अग्रवर्ती गहनता है वो ज्यादा होती है, ये किसी चीज को डीप में समझते हैं, बात तो सही है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, इनकी अभी मैंने आपको बैच में भी बताया था, हायर एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता ज्यादा है। हायर कमिटमेंट, सीखने की क्षमता ज्यादा है तो डेप्थ में सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। फिर कमिटमेंट क्या होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोटिवेशन भी ज्यादा है, करके मानते हैं किसी काम को। और क्रिएटिविटी, कुछ नया भी करते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स कहा जाता है इनको। ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे सोचने के लिए, अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है ना इनके अंदर। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इनका तेजी से होता है। तो ये कोई शर्त नहीं है ना, ये कोई शर्त नहीं है कि शारीरिक विकास जो है वो तेजी से ही होगा। शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा भी हो सकता है, अगर हम बात करें स्टीफन हॉकिंग की, तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत सही था, वो तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन ब्रेन परफेक्ट था। तो ये कोई शर्त नहीं है कि रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ए और बी यहां हमें सही लग रहे हैं, ए एंड बी इज दी राइट आंसर। बच्चा बहुत क्यूरियस होता है ना, तेजी से सीखता है, बोर हो सकता है यदि आपने उसको। इसके लिए इस बार एक और भी क्वेश्चन आया था कि गिफ्टेड बच्चों के लिए हम क्या तरीके अपनाएं, तो आपको एक्सेलरेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। कई बार हम होता है ना क्लास जंप करा देते हैं, एक साल में 2-2 क्लास कर ली, है ना, मैंने भी की थी एक बार, याद है। तो एक्सेलरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैराथन है कल 9 बजे, तब हम ये बातें डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सी बात सही है। देखिए श्रवण बाधिता 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बिल्कुल जिसको हम कहेंगे माइनर कह लीजिए, या फिर इसको माइनर को क्या कहते हैं भाई, एक तो मॉडरेट, सीवियर, और सबसे पहले वाले लेवल को क्या कहते हैं, माइल्ड, राइट। तो माइल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट है ना, 3 प्रकार की हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब बच्चे को सुनने में दिक्कत है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी है, इस पे और चर्चा कल भी हम करने वाले हैं। तो 3 लेवल की आपकी जो है यहाँ हियरिंग इंपेयरमेंट है, यानी सुनने में बच्चों को दिक्कत है। माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट यानी मीडियम लेवल हो गया,
माइल्ड है, हल्का, और सीवियर आपको पता ही है कि यानी ज्यादा समस्या है बच्चे को, है ना। तो हम कह देते हैं 20 to 40 dB तक, डेसिबल्स में मापते हैं ना हम साउंड को, तो अगर बच्चे को दिक्कत होती है 20 dB से 40 dB के बीच में सुन पा रहा है तो माइल्ड क्या है, उसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, श्रवण दोष है। अगर 41 से 60 के बीच में 41 से 60 dB का हियरिंग लॉस है तो मतलब मॉडरेट लेवल है। 60 से 80 dB तक समस्या है यदि, डेसिबल्स की समस्या है यदि, तो सीवियर आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, ठीक है ना। तो हियरिंग इंपेयरमेंट की अगर हम बात करें यानी श्रवण दोष, तो अब यहां पे पूछा क्या है हमसे कि वो बच्चे जिनको श्रवण दोष है, सुनने में कठिनाई होती है, उनको कैसे हम इंक्लूड करें, उनके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जो देख नहीं सकते या देखने में कुछ दृष्टि बाधिता है, ठीक से नहीं देख सकते, तो फटाफट से समझना है कि कौन सी बात सही है। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। भाई श्रवण बाधिता यदि बच्चे को होगी तो प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, आपकी बात को ठीक से सुन नहीं पाएगा, ठीक से सुना नहीं है तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। अपनी दादी नानी या किसी को भी घर में जो थोड़े से उम्र के साथ भी हियरिंग लॉस होता है धीरे धीरे, तो वो हियरिंग एबिलिटी कम होती है, तो आप वो कहेंगे ऐ बेटा क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब वो सुन के समझ नहीं पाएंगे तो वो जवाब कुछ देंगे, आप पूछ कुछ और रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा है जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है तो या तो उसको आगे बिठाइए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, मशीन का इस्तेमाल, बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हियरिंग इंपेयर्ड के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। देखिए सबको साइन लैंग्वेज क्यों यूज करनी है ना। अब वो डिपेंड करता है कि डेफ एंड डम लोगों के लिए हम जनरली साइन लैंग्वेज का, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL की बात जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है, यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज याद आ रही ना, अभी वो एनिमल मूवी आई थी, किसी ने देखी हो तो, काफी साइन लैंग्वेज उसमें यूज करके दिखाई है बीच बीच में। तो साइन लैंग्वेज जो आपने समाचार या न्यूज देखी होगी कभी, तो एक प्रॉपर एपिसोड आता था कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हाथों के थ्रू यानी हम साइन लैंग्वेज के थ्रू, बेसिकली जेस्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो साइन लैंग्वेज जरूरी नहीं है सारे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज की जरूरत है। भाई किसी को अगर थोड़ा सा हियरिंग लॉस है या मीडियम भी है तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 70 तरीके हैं, सीधा साइन लैंग्वेज सबके लिए नहीं है। डेफ एंड डम के केस में हम यूज करते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर दी चाइल्ड। इसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं होता कि हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण दोष जांचना है तो बच्चे के कान पे बाजा बजा दो, तो आप मूर्ख कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को और दिक्कत हो जाएगी। हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम होगी, है ना, कि बाहर से ही कोई तो आपको दिखेगी वो समस्या इसलिए हियरिंग इंपेयर्ड है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट से, स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन, यानी पाठ्यचर्या की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सेम होती है किस चीज में, जब हम इंक्लूड करने की बात हो रहे हैं कि पाठ्यचर्या में मॉडिफिकेशन सभी के लिए होना चाहिए, सॉरी एडजस्टमेंट सभी के लिए होना चाहिए। उस एडजस्टमेंट को हम एकोमोडेशन कहते हैं, कि हर बच्चे को हम क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए। अब एकोमोडेशन जो है दो जगह ऑप्शन में है। एक्सीलरेशन और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, इस पर चर्चा हम अलग से करेंगे कल जब मैराथन सेशन में, ठीक। तो ये तो यहां बनता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ गिफ्टेड को थोड़ी शामिल करना है जो फर्स्ट और थर्ड को सही कह दें। या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो अगर हम देखें समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं संशोधन में समान है, यानी हर बच्चे को संशोधित करना है, उसको एकोमोडेट करना है, हर बच्चा सीख पाए, एडजस्ट करना है उसको, ठीक है ना। जबकि समायोजन में भिन्न है। समायोजन में भिन्न क्या होता है भाई, ये हिंदी में गड़बड़ हो गई है, उल्टा होगा ये, है ना। हाँ आई नो। तो ये हिंदी में मतलब यहाँ पे पढ़ के समझने में, मैंने संशोधन जिसको बोल रही हूं, ये संशोधन नहीं, ये समायोजन होगा, है ना। समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो समायोजन में समान है कि सबको समायोजित करना है, सबको एकोमोडेट करना है ना, सबको एडजस्ट करना है, इंक्लूड करके चलना है। जबकि संशोधन जो है वो भिन्न होंगे। कैसे होंगे संशोधन भिन्न, मॉडिफिकेशन अलग होगा। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए आप अलग चीजों का अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको चल के आने में दिक्कत है, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको बोलने में दिक्कत है, उसके लिए आप अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है तो आप बड़ा लिखेंगे बोर्ड पे या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता। इट विल बी डिफरेंट इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में अलग होगा, मॉडिफिकेशन तो अलग बच्चे के लिए अलग करना पड़ेगा, जबकि एकोमोडेट सबको करना है हमें। एकोमोडेट मतलब सबको साथ लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये उल्टा दे दिया था, ये अगर एकोमोडेशन आगे होता तो सही हो जाता। मॉडिफिकेशन सब में नहीं करना, मॉडिफिकेशन सेम नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप का होगा, जैसी नीड होगी बच्चे की वैसी, और एकोमोडेट सेम करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये भी आपका इसी में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा रीजन अंदर होगा, बाहरी अभिप्रेरणा रीजन बाहर होगा। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इंप्रेस द टीचर, रीजन कहां है, टीचर को इंप्रेस करना। आप कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं क्योंकि टीचर को इंप्रेस करना है, रीजन बाहर हो गया, तो ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। दो प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसको नेगेटिव कहेंगे, उतना बेहतर नहीं होता जितना आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसका सिंपल तरीका है, आपको जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल फैक्टर ढूंढना हो, इसका मतलब रीजन अंदर होगा। रीजन अंदर होगा यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र। जब आप गिटार बजा रहे हैं, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको मजा आ रहा है। जैसे मुझे साइकोलॉजी में मजा आता है, मैं पढ़ती हूँ बहुत बार, कुछ चीजें जानने का शौक है तो वो जानती हूँ। अब मुझे उससे कुछ मिलेगा थोड़ी, आपके सिलेबस के लायक तो पता नहीं कितने साल से पढ़ा रही हूँ, ये सब तो पता ही है ना। तो अगर हम बात करें तो प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, यानी आपको मजा आता है किसी चीज में। अब ये मजा कोई बाहरी चीज नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर है ना। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, रीजन अंदर है तो इंटरनल मोटिवेशन, रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल। सिंपल तरीका है। अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, यानी डांट तो बाहर से मिलती है ना, तो आउट हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, प्राइज मनी बाहर से मिलती है, तारीफ बाहर से मिलती है, नाम बाहर से मिलता है ना, धन बाहर से मिलता है, खुशी अंदर से मिलती है। तो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या जॉय ऑफ लर्निंग, वो इंटरनल मोटिवेशन है। पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है, जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अब थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। धीरे धीरे क्वेश्चन अलग होते चले जाएंगे। मास्टरी गोल्स क्या होते हैं हमें पता है, 3 प्रकार के गोल हैं, एक है मास्टरी गोल, दूसरा है परफॉर्मेंस गोल, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस गोल। अब आपको मास्टरी गोल के बारे में और डिफरेंस पता करना है, पहले मास्टरी गोल ढूंढना है और बाद में परफॉर्मेंस गोल, दोनों के बीच में क्या अंतर है देखना है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, जबकि वो फेलियर अवॉइडेंस गोल होते हैं। मास्टरी गोल्स में तो फेलियर और सक्सेस पे ध्यान ही नहीं है, मास्टरी पे ध्यान होता है। परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, चलो ये तो फिर भी हम कहते थे एक बार को। परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट आने के लिए। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, व्हाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ये कल परसों भी बताया था जब हम रणछोड़ दास छांचड़ की बात कर रहे थे, यानी 3 इडियट्स में आमिर खान की बात कर रहे थे, तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन था। जब हम राजू रस्तोगी की बात कर रहे हैं जो बस फेल होने से बचना चाहता है, तो वो फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन लर्निंग है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्यक्ति फर्स्ट आना चाहेगा, चाहे रट्टा लगा के आए चाहे कैसे भी, जो कि चतुर रामलिंगम था, रट्टे लगा देंगे बस, है ना। तो महारत लक्ष्य जो है वो अपने कौशल और कार्य में सुधार, मास्टरी पे फोकस होगा, है ना। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, कामयाबी पे फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। तो ये क्या हो गया, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल्स हो गए, ठीक। जबकि परफॉर्मेंस में आपको ग्रेड या नंबर के लिए आप काम करते हैं, रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, अप्रूवल के लिए काम नहीं करते आप। अप्रूवल मास्टरी में नहीं है, परफॉर्मेंस गोल्स में है। तो सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विद कंपीटिंग विद अदर्स, वो परफॉर्मेंस गोल्स में होता है, मास्टरी में नहीं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन आता ही आता है डिसलेक्सिया पे, शायद ही आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा जिसपे क्वेश्चन ना हो। डिसलेक्सिया क्या है, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज है। वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग में समस्या आती है, मेजरली रीडिंग में आती है, क्योंकि अगर बच्चा बी को डी पढ़ता है तो बी को डी ही लिखेगा, सिंपल बात। तो रीडिंग की वजह से रिवर्स दिखते हैं इसमें लेटर्स, ठीक है ना। तो अब आपको बच्चे को अगर सिखाना है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, तारे जमीन पर में याद कीजिए ईशान अवस्थी, तो इसको सिखाने का तरीका कैसा होगा ऐसे बच्चे को, क्योंकि सिखाना तो है इनको भी। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस तो कम करनी है, डिस्ट्रैक्शंस में तो नॉर्मल बच्चा ना पढ़ पाए। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड, स्पेशल नीड की तो बात ही अलग हो गई। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, तो रीडिंग टेक्स्ट और मुश्किल वाले दे दो भाई, उसको नॉर्मली पढ़ने में दिक्कत होती है। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट किसी को देनी ही नहीं है, रेप्रीमेंट किसी को करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या होती है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण। फोन का मतलब ये साउंड, साउंड से रिलेटेड अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के थ्रू सिखा रहे हैं, यानी जब आप बी लिखते हैं तो बी के साउंड को भी बताते हैं, डी को एसोसिएट करते हैं डी के साउंड के साथ, तो वो उसके दिमाग में चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो जो लिखने से संबंधित होता है, कैलकुलिया हो जो कैलकुलेशन से संबंधित होता है, डिसफेजिया हो जो भाषा को समझने और बोलने से संबंधित होता है। इतने ही काम किया आपके सिलेबस में। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, यानी वो टीचिंग जो बोध पे आधारित है, जिसमें समझ में आए बच्चे को कुछ, उसका प्रिंसिपल ढूंढना है।
लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। यहां तक बहुत अच्छी बात थी कि केटर करना चाहिए, लर्नर डाइवर्स होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ना बाबा ना, मतलब गलत है ये। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट बच्चे, यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड तरीका नहीं, सबके लिए एक नहीं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। बी ऑप्शन है लर्नर्स आर पैसिव, बच्चे पैसिव कभी नहीं होते, बच्चे तो एक्टिव हैं, है ना, साइंटिफिक लिटिल साइंटिस्ट एंड अन्य वैज्ञानिक हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक, एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां बच्चे ज्ञान का सृजन कर सकें, जो कि यहां पे ही बच्चा एक्टिव है। बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स नो लिटिल, बच्चों को कुछ नहीं पता, सब टीचर को पता है। नहीं भाई, टीचर को क्या है, एक किंडल, एक लाइट किंडल करने वाला होना चाहिए, बेसिकली उसको एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, ना कि खाली बर्तन से ज्ञान भरने वाला। मैराथन में बात करेंगे खैर इस पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है? हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी बच्चे का समस्या समाधान कौशल को बेहतर करने के लिए कैसे आप मदद करेंगे? एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, डिफरेंट आइडियाज पे विचार करेगा, मस्तिष्क उद्वेलन तो मंथन करेगा और आइडियाज जनरेट करेगा तो समस्या का समाधान निकाल लेगा। बिल्कुल सही बात है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा तरीका है। ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, कि भाई रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। डिस्करेज करेंगे, रिस्क नहीं लेने देंगे, आंसर पहले ही दे देंगे तो वो खुद तो पहुंचेगा नहीं आंसर्स तक। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बच्चा एक्टिव है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। A conducive classroom environment for learning in middle classes centers around, यानी एक कैसा एनवायरमेंट जो अनुकूलित हो, जो सुसाध्य वातावरण जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित है। यानी एक अच्छा एनवायरमेंट किस पे केंद्रित होगा? डर पे, पनिशमेंट के डर पे नहीं, सजा और शर्मिंदगी के डर पे, तो ये अच्छा एनवायरमेंट थोड़ी होगा, ये तो नेगेटिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग पे, यानी सब एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरमेंट है, बच्चे एक्टिव हैं, है ना। सहकारी अधिगम में बच्चे एक्टिवली सीखेंगे। ये क्या है? एक समृद्ध वातावरण कहेंगे जिसमें बच्चा फल और फूल पाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे निकलने की बात हो रही है, गलत तरीका। कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चे को आदत डलवा दो, उसको रोबोट बना दो, नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई? एक असर्शन है, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, यानी शिक्षकों को बच्चों के एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या होते हैं जो डायरेक्ट उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, नॉन एग्जांपल क्या होते हैं जो इनडायरेक्टली उस चीज को और क्लैरिफाई करते हैं। कि जब मैंने बताया कि बर्ड ये होती है, उसकी ये लक्षण होते हैं, ये बर्ड्स हैं, और फिर मैं बता रही हूं कि ये हेलीकॉप्टर है जो एक बर्ड नहीं है, दिखता है उसके जैसा, मतलब उससे रिलेटेड वो चीज और क्लैरिफाई हो रही है कि बर्ड क्या नहीं है, और डायरेक्ट एग्जांपल तो बता ही रहे हैं कि बर्ड क्या है, तो क्लैरिफिकेशन के काम आते हैं गैर उदाहरण, ये भी जरूरी होते हैं सीखने में। तो ये सही बात है, स्ट्रेंथन करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। कि जब आप पानी के बारे में बता रहे हैं तो फिर आप क्या निकाल के ला रहे हैं? पेट्रोल ला रहे हैं और कह रहे हैं ये पानी नहीं है, पेट्रोल पानी से अलग है। पानी के उदाहरण दिए आपने, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, क्या है क्या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, फलाना होता है, और फिर आप पेट्रोल लेके आ रहे हैं, कह रहे ये पानी नहीं है बेटा, है ना। तो वो नॉन एग्जाम्पल जैसा हो जाता है कई बार। रीजन क्या है? थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। नहीं भाई, कंफ्यूजन को और क्लियर करते हैं नॉन एग्जाम्पल, है ना। तो ये तो फॉल्स बात है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बात सही है। चलिए 45% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। जनरेट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी सामान्य सिद्धांत सीखने के बच्चे कब बेहतर सीखेंगे यदि एक टीचर क्या करे? फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताए बच्चों को, फिर सिंबॉलिक फॉर्म पे जाए एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म, यानी पहले सिंबल बताए कॉन्सेप्ट में, पहले सिंबॉलिक बात बताए, फिर यानी डेफिनेशन लिखवा दे सिंबल्स के थ्रू, फिर फिजिकल फॉर्म पे जाए। फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट, जबकि नोन टू अननोन जाया जाता है, ये कह रहे हैं नॉट नोन, जो जानता नहीं, अज्ञात को पहले कराओ, ज्ञात बाद में, कोई फायदा नहीं। ज्ञात से अज्ञात जाया जाता है, टीचिंग का सूत्र है, फॉर्मूला है, मैक्सिम है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, पहले
एक मोटे मोटे तौर पे एक अवधारणा को बता दिया और बाद में उसकी बारीकियों में गए, चलो हो सकता है, लेकिन क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन हो। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। यहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, सिंपल रूल फॉलो होता है पूरी पेडागोजी में, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है। भाई पहले आपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। पहले अपॉर्चुनिटीज आप बाद में दें उसको वेरीफाई करने के, पहले लॉजिक और रीजन के बेसिस पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में, ठीक है ना। तो इन सबसे बेहतर है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, व्हेन अ टीचर लीड्स द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर थ्रू वेरियस प्रॉम्प्ट्स रेदर देन मियर एक्सप्लेनेशन। जब एक शिक्षक या एक शिक्षिका बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ लेके जा रही है कि अच्छा याद करो, भारत की राजधानी कौन सी है, अच्छा इंडिया गेट कहां पे है। मान लो बच्चे को दिल्ली नहीं याद आ रहा, पूछा है क्वेश्चन में कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि भाई दिल्ली है, नई दिल्ली है, वॉटेवर, तो वो याद नहीं कर पा रहा आसपास की बात। तो हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा इंडिया गेट कहां पे बच्चों, है ना। अच्छा आपने सुना है गोल्डन टेम्पल बोलने वाली थी, लोटस टेम्पल कहां पे है ना। अच्छा आपने ये तो सुना ही होगा हमारी संसद कहां है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम क्यूज दे रहे हैं, बच्चों को हिंट दे रहे हैं कि वो सही आंसर तक पहुंच पाए, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, यहां पे क्यूज दे रहे हैं। इसको प्रॉम्प्ट देना भी कह सकते हैं, इशारे कह सकते हैं, क्यूज कह सकते हैं, हिंट्स कह सकते हैं, है ना। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकता है कि एक स्टेप सॉल्व कर दिया टीचर ने, अगर मैथ्स में बच्चा अटका है, आगे का खुद सॉल्व करेंगे आप, यानी टेम्परेरी हेल्प। याद आ रहे हैं ना वाइगॉस्की, तो स्कैफोल्डिंग कहलाती है ये, टेम्परेरी हेल्प, पाड़ मचान जो आप कहना चाहें, कि जहां बच्चे को दिक्कत हो रही है हम उसको हिंट दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स दे करके उत्तर तक पहुंचने दे रहे हैं, ना कि सीधा उत्तर बता दे रहे हैं, है ना। तो बच्चे को एक्टिव रखना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है सीधा सीधा बता के अपनी मर्जी से भर दो दिमाग में। कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट कोई सही तरीका है नहीं पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन, यानी मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन को हम क्यों ना करें। असेसमेंट जांचना, मान लीजिए आप पोल में जवाब दे रहे हैं, तो अगर मैं कहूं अरे आपको कुछ नहीं आता यार, सारे जवाब गलत ही देते रहते हो, तो ये गलत तरीका है ना। कभी कभार कह दिया कि ठीक है यार देख लो, है ना। कभी हम मजाक में कह देते हैं अरे यार पानी वानी ढूंढ लो थोड़ा, कितना गलत, कितने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो वो एक ठीक है, वो आप प्राइमरी क्लास में ये बात नहीं कह सकते बच्चे को, ठीक है ना। और दूसरी बात, असेसमेंट किस लिए नहीं होना चाहिए, ये इसलिए नहीं है कि नंबर कितने आए। मैं अगेन आपको मॉक टेस्ट के लिए भी यही बोल रही हूं आजकल, कि इस बात पे फोकस मत करो कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं ठीक है, खुश रहो, लेकिन आपका फोकस जो है इस बात पे होना चाहिए कि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तब भी आप एनालाइज करें गलती कहां हो रही है, कौन से टॉपिक्स को कितने बेहतर से रिवाइज कर लें, पढ़ कितना ज्यादा से ज्यादा लें, है ना। नंबर कम आ रहे हैं तब भी कितना ज्यादा से ज्यादा समझ लें, फीडबैक से पता लगे कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज मॉक टेस्ट से एक फीडबैक और मिल जाए कि क्या हम 2.5 घंटे का पेपर टाइमली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये असेसमेंट किसके लिए नहीं होना चाहिए, रेडीनेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे कितने तैयार हैं सीखने के लिए। ये तो सही बात है, इससे पता लगता है कि आप कितने तैयार हैं सीखने के लिए, आगे कैसे सिखाया जाना है, या अभी कितना आता है आपको। हेल्प मिलेगी इस बात को जानने में कि कितना रेडनेस है, कहां तक सीखने के लिए तैयार हैं आप। टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग, अगर मेथड्स में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, किसी चीज को दोबारा से दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है, तो वो भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, सोच सकते हैं उस पर। टू इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस ऑफ लर्निंग अमॉन्ग लर्नर्स, ये एकदम खराब तरीका है कि बच्चे में भय भर देना कि अच्छा हाय रे तुम्हारे तो इतने नंबर कम है, क्या करोगे तुम। कई टीचर्स क्या करते हैं, खतरनाक इधर उधर से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस जोड़ जाड़ के करा देंगे और फिर कहेंगे अच्छा अगर इस टेस्ट में तुम्हारे, है ना, 20 नंबर भी नहीं आए हैं तो तुम तो गए भाई, तुम्हें नहीं आता कुछ भी। ये क्या है, फियर एंड स्ट्रेस इंड्यूस करने का तरीका है। तो एग्जाम का जो पर्पज है या असेसमेंट का आकलन का पर्पज डर नहीं पैदा करना है, भय नहीं पैदा करना है, इंप्रूवमेंट लाना है, फीडबैक लाना है, मॉडिफिकेशन या बेहतर रिफ्लेक्शन के लिए किया जाना चाहिए। टू सपोर्ट एंड इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल कि बच्चे की लर्निंग को आप सपोर्ट कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे कराएंगे, फीडबैक मिलेगा टीचर को भी और बच्चे को भी। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सेम टॉपिक है ये सब में, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, सी ऑप्शन। बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, और यही गलत है, और सही भी यही है क्योंकि जो पूछा है वही, क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो व्हाटएवर हमारा डायलॉग रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज मैं नींद में थोड़ी कमी है इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट अ टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, और वो कॉन्सेप्ट के बारे में जब बच्चों से पूछा जा रहा है क्लास टेस्ट में। क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है बताओ, एफए का कि एसए का? फॉर्मेटिव असेसमेंट है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, बताओ फटाफट से। क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है? अब तो आप पहले यही बताओ, इनको पोल दो।
इनको पोल दो, मैं ऑप्शन दे रही हूं। क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, पूरा नहीं लिख रही हूं, क्लास टेस्ट सीटी लिख देती हूं। क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लास टेस्ट जो कक्षा में कभी भी टीचर सरप्राइज टेस्ट वगैरह नहीं ले लेते, तो सीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलो आपको दो ही एग्जांपल दिए, बताओ फटाफट से किसका उदाहरण है, ए और बी, सिंपल दे दो, बोल बताओ फटाफट से, थोड़ी नींद खुलेगी आपकी। हाँ क्या लिख दिया था, कोई बात नहीं जो भी लिखा है। अच्छा अच्छा तो कोई नहीं, स्टार्ट पूल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, कोई नहीं दोबारा से लगा दो ना इसे। देखो एक बार फटाफट से बताओ कि क्या जवाब होगा। क्लास टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, क्लास में टेस्ट ले लिया आपने एज अ टीचर, किसका एग्जाम्पल है, और टर्म एंड टेस्ट किसका एग्जाम्पल है, टर्म एंड टेस्ट है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, बताओ फटाफट, एफए का कि एसए का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कि ऑफ लर्निंग का। पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना है ना, ये मत कह देना हम तो इसका दे रहे थे जब गलत हो जाए तो, इतना चालाक नहीं बनना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का बिल्कुल सही बात है। देखो जहां पे भी एक्टिविटी या शॉर्ट में फीडबैक के लिए जो काम हो रहा हो वो फॉर लर्निंग है, जो जजमेंट के लिए थोड़ा सा एंड की तरफ हो जाकर के काम हो रहा हो, पेन पेपर टेस्ट पे ही पूरा फोकस्ड हो, वो टर्म एंड क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम्स क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जब प्री बोर्ड्स हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है जी। तो खैर ये एक बात हो गई, और प्री बोर्ड्स भी एक तरह का है तो समेटिव ही, बट क्योंकि हम उसको फीडबैक की तरह ही ले रहे हैं, तो एक्टिविटी फील्ड ट्रिप हो, क्लास टेस्ट हो, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी फॉर लर्निंग ही है। तो आपसे पूछा क्या है, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट आवर टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलत जवाब दे रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ नहीं पाए हैं। बच्चों को डांटेंगे, डांटना आपका अधिकार है ही नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो बच्चे को मुर्गा मुर्गी बनाना, कॉल द पेरेंट्स एंड कंप्लेन दैट द चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग, ये एकदम तरीका नहीं है सही। आपको देखना है आप मेथड में क्या परिवर्तन करें, बच्चे में कमियां निकालने से, पेरेंट्स को बुलाने से, उसको डांटने से, फटकारने से तरीका नहीं है सही। बेशक हमारे और आपके साथ ये हुआ हो स्कूल्स में, बट ये आइडियल तरीका नहीं है। मेक द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, ये बार बार लिखना, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, रिपीट करो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये एकदम नेगेटिव तरीके हैं, इससे रट्टाफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग को। फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस इन दी स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड टीच अकॉर्डिंगली। भाई आपको फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में चुनौतियों का सामना कहां करना पड़ा है, इसीलिए तो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट में कहां प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना है, और उसको दोबारा से समझाना है या नए तरीके से समझाना है ताकि बच्चे समझ पाए। अगर ज्यादातर बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं इसका मतलब सिस्टम में दिक्कत है, आपको वो अपने मेथड में परिवर्तन करने की जरूरत है, ना कि बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी बात सही है, यानी सबको साथ लेके चलना है। इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, यानी ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पेशल नीड वाले बच्चे ही सीख रहे हैं, हर तरह के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो, दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह का बच्चा, यहाँ नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चे हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल इसका एक क्या कहेंगे हम, थीम है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, फॉर ऑल। तो हम ये नहीं कहेंगे कि विदाउट डिसेबिलिटी, हाँ सही है। इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, बैरियर टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, जो भी बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी में किसी भी तरह की कोई बाधा है उसको हटा के हर बच्चे को इंक्लूडेड फील कराएं, बात सही है। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस, देखिए डाइवर्सिटी ऑब्स्टेकल नहीं होती, हिंड्रेंस नहीं होता, डिफरेंस रुकावट नहीं होती, बैरियर नहीं होता, यहाँ हिंड्रेंस लिखा हो, बैरियर लिखा हो, समझ जाओ गड़बड़ है, इसको तो हमें रिसोर्स की तरह यूज करना है। तो फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं, और आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार, 32 क्या कहेगा फटाफट से बताइए एक बार। ये कहता है, देखिए जरा कवि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, यानी विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, विविध बच्चे हैं, विविध बच्चों की कक्षा में, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित वर्ग से आते हैं, अलाभान्वित या हाशिए पर हैं किसी भी आधार पर, या तो समाज ने उनको अलग थलग रखा है, उनके जाति के आधार पे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, उनके रंग के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे उनको अलग थलग रखा है। तो ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करेंगे? टोटली इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर ही कर देंगे,
अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, सारे बच्चे अलग अलग होंगे इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, अगर हम ये कहेंगे इग्नोर ही कर दें हम इस बात को, तो फिर तो आप रोबोट बना देंगे बच्चों को। इग्नोर नहीं करना, एम्ब्रेस करना है, लिख लीजिए कहीं, एम्ब्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ना कि इग्नोर करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपना आप में एक टॉपिक भी है आपका, साथ लेके चलना है आपको। वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभिन्नताएं खत्म कर देंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे, एलिमिनेट थोड़ी करना है। शर्म नहीं आ रही है ये जो सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो 42% लोगों, क्या कर रहे हो भाई, हैं? कमाल कर दिया यार, हैं? इतना आसान क्वेश्चन। हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे जो हाशिए पर हैं, बेसिकली ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, उनको शामिल करना है तो क्या करना चाहिए? सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार, सांस्कृतिक विभिन्नताएं मिटानी नहीं होती, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के बावजूद सिखाना है। मिटा देंगे तो क्या बन जाएंगे? रोबोट्स बन जाएंगे। संस्कृति अलग अलग थोड़ी खत्म कर देंगे ये सबकी संस्कृति, है ना, कि सब एक धर्म को मानो, सब एक भाषा बोलो, सब एक तरह के कपड़े पहनो, ये करेंगे नहीं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, डिफरेंसेस कमियां नहीं है। एक बच्चा जिसकी हाइट ज्यादा है, एक बच्चा जिसकी हाइट कम है, ये कोई कमी नहीं हो गई है। या एक बच्चा जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा जो इंग्लिश बोलता है, वो डिफरेंसेस जो है वो डेफिसिट्स नहीं है, ब्यूटी ऐड करते हैं डिफरेंसेस, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। तो विभिन्नता में एकता की बात करनी है। डिफरेंसेस यानी जब हम विभिन्नता को, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में हो, जब हम ये कहें कि नहीं तुम महिलाएं क्या है भाई, तुम डेफिसिट हो, कमजोर हो, और पुरुषों को कहें नहीं तुम इधर हो, तुम ऊपर हो, जबकि सच ये है कि हम सारे ही इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सब में कुछ कमियां होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, ना कि उनको कमियों की तरह देखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली, यानी उन्हीं बच्चों को देखो जो सीख सकते हैं। भाई सारे बच्चे सीख सकते हैं, ये क्या होता है जो सीख सकते हैं? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़ा देते हैं, डोंट वरी। है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। लर्निंग को प्रमोट कैसे किया जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में? कॉम्पिटेटिव ईथॉस बिल्कुल खराब तरीका है, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति है। ऐसा कल्चर बना दो क्लासरूम में, तुम्हें शर्मा जी के बेटे से बेटर आना है, तुम्हें वर्मा जी की बेटी से बेटर आना है, इससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। बच्चे को लगे मेरा जीवन जो है कंपीट करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं, बस इससे आगे उससे आगे। वो अपने दोस्तों में भी कभी खुश ना रह पाए, क्योंकि उसको कंपटीशन की लगी रहती है ना, वो कभी खुशी नहीं होता दूसरे के लिए, है ना, और ना अपनी क्षमताओं पे ध्यान देगा। उसका ध्यान सारा इस बात पे होगा कि मैं दूसरे से आगे कैसे निकलूं, बजाय कि खुद से आगे कैसे निकलूं, है ना। तो ये क्या हुआ, बच्चे की खुद की ही जो उसका बेसिकली रिकॉर्ड है, या फिर जो भी उसकी लर्निंग की प्रोग्रेस है, उससे आपको बेहतर करना है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, कल से आज समझ बेहतर हुई है कि नहीं हुई, है ना। आपस में नहीं, कंपटीशन खुद से। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सब मिलकर के सीख रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये एक अच्छा माहौल है, समावेशी शिक्षा है ये। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब। रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज नहीं, फ्लेक्सिबल, लचीलापन चाहिए, डिफरेंट तरीके से सिखाएं, डिफरेंट तरीके से आकलन करें, कोई एक सिंगल तरीका थोड़ी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, फटाफट से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एकोमोडेशंस इन द क्लासरूम एनवायरमेंट एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। वो बच्चे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, मूवमेंट में दिक्कत आती है, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है ना। व्हील चेयर पे या बैसाखियों पे अगर बच्चा है तो संभावना है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसको होगी। इनको कैसे एकोमोडेट करें इन बच्चों को जिनको गतिक समस्याएं हैं, गति करने में, चलने फिरने में दिक्कत है। प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रखो, यानी आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इवन हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक, वो बैरियर फ्री होने चाहिए। अगर एक बच्चा है जो दिव्यांग है, जो व्हील चेयर पे है, वो भी वहां जा पाए, वहां रैंप हो, लिफ्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो, बैरियर ना बने एनवायरनमेंट बच्चे के लिए। आप पासपोर्ट बनवाने गए और पासपोर्ट ऑफिस में सिर्फ सीढ़ियां ही हैं और आप चल नहीं सकते हैं या बैसाखियों से चलते हैं, तो आपके लिए दिक्कत है। इसका मतलब वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, बैरियर फुल एनवायरनमेंट है वो। ठीक, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर, बिल्कुल सही बात है कि जो मेज कुर्सी है वो ऐसे ना लगाई जाए क्लासरूम में कि वो बैरियर बने बच्चे के लिए मूवमेंट में इधर से उधर, क्योंकि उसको वैसे ही दिक्कत है, व्हील चेयर पे आ रहा है मान लो, या चलने में दिक्कत होती है, या एक स्टिक से चलता है, या फिर एक बेसिकली बैसाखियों से चलता है, तो उस पर दिक्कत होगी उसको। तो एक ऐसा एनवायरमेंट, सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मूवमेंट में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी
इनके आकलन के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सब बच्चों को एक तरह से आकलन क्यों करना है आपको, तीनों बातें सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जो कि आप लोग 55% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगेन टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की, यानी कुछ नया कुछ डिफरेंट करना। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डीसी साथ जाता है सीसी नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी यानी अपसारी चिंतन जो है, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड सोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। तो क्रिएटिविटी के लक्षण पहचानने, नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास, ड्रिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 50 बार लिखो, एकदम खराब तरीका है, इससे कुछ नया निकल के नहीं आएगा, वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का ये लक्षण है कि बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहो। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जबकि ऐसा नहीं है भाई, क्रिएटिव बच्चे का ध्यान केंद्रित हो पाएगा, वो किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। रिस्क टेकिंग, हाँ ठीक है कि भाई कई बार आप जोखिम उठाते हैं कुछ नया करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, एक थॉट काम नहीं किया, दूसरा विचार, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, पांचवा आइडिया। इंटॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी बोरियत के लिए असहिष्णु होते हैं, कि बोर्डम की जगह नहीं, बोर होके पड़े हुए हैं, है ना, कुछ नया सोचेंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, वो बेचैनी थोड़ी होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, हाँ चलिए खैर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कह रहा है कोई तो, अरे हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, सही कह रहे हो भाई, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो गलत है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये क्या कहता है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर इज, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में, अभी क्लासरूम की बात है इसलिए मैंने इसको डाला है, अदरवाइज ये वाइगॉस्की और पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन जा सकता है। वैसे तो वाइगॉस्की हैं जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक रचनावाद की बात करते हैं, बट आपका एनसीएफ एनईपी सब इसको प्रमोट करते हैं कि बच्चे को रचना करके, बच्चे को एक्टिव रख के, मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इसकी बात कंस्ट्रक्टिविज्म करता है। ठीक है ना बात, तो फटाफट से बताइए। और 52 क्वेश्चन है, 52 आई थिंक। कोई पूछ रहा है कितने क्वेश्चन है? नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता आपकी क्लास का टेलीग्राम पे? अभी तक नहीं आया यार, मैं भूल गई थी ज़ीबा, आज सुबह मैराथन का नोटिफिकेशन डाल के, और मैं अभी शाम को आपको आज नोटिफिकेशन देना ही भूल गई, है ना, कल से याद रखेंगे इसको प्रॉपर। अगर हम बात करें, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए, मैं मम्मी से बातों में लग गई थी फोन पे, देखो एक बार उनका कुछ आंखों में दिक्कत चल रही है, देखो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन 79%, शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, मतलब क्लास थी उसके बाद कैसी मेज कुर्सी होनी चाहिए, बताओ फटाफट से, सिंपल बात। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर शुड बी मोबाइल, टीचर क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, इधर से उधर, मोबाइल क्या होता है कहीं से कहीं भी जा सकता है। और फर्नीचर कैसा होना चाहिए, मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, फिक्स नहीं होना चाहिए जो आपका, क्योंकि बच्चों ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, कभी चेयर इस ग्रुप में ला रहे हैं, कभी उधर ला रहे हैं, टीचर भी इधर से उधर जाए ग्रुप्स में, और फर्नीचर भी फिक्स ना हो, ठीक है जी, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए टीचर, मोबाइल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37। लास्ट के कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर देखने हैं, अगर बीच वाले आसान लगे तो चाहे बाद में देखना, वो अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट के 5-7 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूरी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अभी हमें दिखते नहीं है, और अगर पेपर में आ गए तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में है, तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक, यदि हम लर्निंग को यानी अधिगम को, सीखने को केवल व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या जो चीज जिसको मापा जा सकने वाला बदलाव के रूप में ही देखेंगे, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। यानी लर्निंग वही है जो नंबर लेके आ रहा है वही सीख रहा है, बाकी कोई नहीं सीखता, ये कहना गलत है। ये सिर्फ व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, बिहेवियरिस्टिक एटीट्यूड है कि नंबर लेके जो नंबर लेके आया वो सीखता है, अदरवाइज नहीं सीखता। भाई बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, वो उसको बाहर प्रदर्शित कितना कर पाया, वो एक अलग कहानी है। तो ओनली चेंज इन बिहेवियर है लर्निंग, ये प्रॉब्लमेटिक बात है, ये बात इन्होंने सही कहा है कि समस्यात्मक बात है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि लर्निंग परमानेंट चेंज से कहीं ज्यादा है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इंटरनली। भाई सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से कुछ चीजें परफॉर्मेंस में आपको दिखेंगी, कुछ चीजें इंटरनली होती हैं, है ना, तो जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। इंटरनली आपके व्यवहार की बजाय, जरूरी नहीं है सारे परिवर्तन व्यवहार में दिखें, कुछ चीजें इमोशनल लेवल पे चेंज होती हैं, कुछ चीजें समझ के लेवल पे चेंज होती हैं, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती। सारी पूरी लर्निंग को मेजर नहीं कर सकते आप, तो दोनों बातें सही है, इसका रीजन भी सही है और ये बात भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही है, 43% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसको कह सकते हैं, प्रायोगिक हो जाएगा अगर एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, लेकिन हिंदी में इन्होंने अनुभवात्मक ही लिखा है, यानी अनुभव लेकर के। वैसे एक्सपेरिमेंटल भी अनुभव लेके ही होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पे फोकस करेगी, अनुभव लेने पे।
रीइंफोर्समेंट तो भाई गुड, वेरी गुड, शाबाश, इस पे फोकस करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग, बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज मिलने पे, बच्चे को एक्टिव रखने पे, तभी तो अनुभव जन्य है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। ड्रिल एंड मैकेनिकल प्रैक्टिस रोट लर्निंग का उदाहरण है, जबकि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसका उदाहरण है? मीनिंगफुल लर्निंग का, अर्थपूर्ण अधिगम का। दैट लर्निंग इज अ प्रोडक्ट, अभी बताया था लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है, लर्निंग प्रोसेस है। प्रोडक्ट तो हो गया सिंपल, कितने रट्टे लगाए, कितने नंबर आए, बस ये देख लो। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। When students are not able to perform as per the expectations of the schools should first focus on reflecting upon। जब आपको दिख रहा हो कि बच्चे जो है स्कूल के, वो स्कूल की अपेक्षाओं के आधार पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, रिजल्ट खराब हो रहा है, वॉट, तो आपको किस चीज पे विचार करना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए डेफिशिएंसीज हैं बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी होती, आप अपने मेथड में, अपने सिस्टम में कमी ढूंढिए। द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर है या गरीब परिवार से आता है तो सीखने की क्षमता नहीं रखता, फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही ना बन पाते, ठीक है ना। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, अगेन आपको बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी है, मैथड में परिवर्तन करेंगे पहले, है ना। द स्कूल एंड द क्लासरूम एनवायरमेंट एंड ईथॉस, स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा है, वहां लोकाचार कैसा है, वहां ईथॉस कैसा है, कहीं वहां कंपटीशन की बात तो नहीं होती रहती, सिर्फ मजा आता है सीखने में बच्चे को या नहीं, आपका मेथड ठीक है, स्कूल में कुछ परिवर्तन की जरूरत तो नहीं है, एनवायरमेंट ठीक है, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट है क्लासरूम में, ये सब चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट करना होता है अपने टीचिंग मेथड्स पे, स्कूल के तरीकों पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये क्या कहता है? एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज चिल्ड्रन फॉर लर्निंग गोल्स, के सीखने के जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या तरीका सही है? प्रेशराइज करना बच्चों को कि नंबर अच्छे लेके आने हैं, ये एकदम खराब तरीका है। टू कॉन्स्टेंटली कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद पीयर्स, दूसरों से उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते रहो। शर्मा जी के तो इतने आए हैं, शर्मा जी के बच्चे के नंबर 99% आए, तुम्हारे सिर्फ 98 ही आए। हाँ, टू ऑफर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, अगेन रिवॉर्ड और पनिशमेंट कोई अच्छा तरीका नहीं है बच्चे के साथ डील करने का। इनकलकेट लव, जॉय एंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, अगर बच्चे को मजा आने लगा सीखने से, प्यार हो गया, उसको आनंद मिलने लगा, उत्सुकता पैदा हो गई, तो वो सीखेगा, और सीखेगा तो नंबर अपने आप आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड हिंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिकमिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अच्छे समस्या समाधानकर्ता और क्रिटिकल थिंकर यानी समालोचनात्मक चिंतक जो है बन पाने में बच्चे को कौन सी चीज बाधा बनेगी? पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स इफ दे आर श्योर दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली, ये बाधा नहीं, ये तो हेल्प करेगा कि बच्चों समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एनालॉजीज, एनालॉजीज होती हैं वैसी ही समस्याओं के बारे में और सोच पाना, वैसे ही उदाहरणों के बारे में और सोच पाना, तो ये तो हेल्पफुल होता है कि सेम इस तरह की और चीजें, तो ये हेल्पफुल होगा। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू थिंक रेदर देन डूइंग द थिंकिंग फॉर देम, ये बात भी अच्छी है कि आप बच्चे को सोच के जवाब नहीं बता दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं विचार करो खुद से, उनकी जगह पे सोचने नहीं लग जा रहे हैं। डी ऑप्शन ही बचता है, एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू सी ओनली वन वे ऑफ सीइंग द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड गिवन सॉल्यूशन, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग करवा रहे हैं आप बच्चे को कि बस क्लोज्ड एंडेड थिंकिंग कहते हैं इसको, कि आप बच्चे को ओपन एंडेड थिंकिंग नहीं करने दे रहे, दिशाओं में सोचने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही तरीका होता है किसी समस्या के समाधान का, उसी पे सोचो, तो आपने बच्चे के दिमाग को खुलने नहीं दिया, जब खुलने नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं सोचेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा ही बनेगी ये चीज, है ना। क्वेश्चन नंबर, इसको रिस्पॉन्स सेट कहते हैं कि एक ही तरीके से सोचने पर आप मजबूर कर रहे हैं बच्चे को। एज एन मिडिल स्कूल टीचर हाउ विल यू इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे? एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से कोई आंतरिक नहीं बढ़ती, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक आध बार को बढ़ जाए, वो भी कितने दिन चलेगी पता नहीं। पनिशिंग अंडर अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट देने से कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं बढ़ती। इनकलकेटिंग जॉय फॉर लर्निंग, रीजन अंदर होता है हमेशा किसका? इंटरनल मोटिवेशन का, तो सीखने में आनंद की अनुभूति जब बच्चा करेगा, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था बच्चा एक ऑप्शन में, क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद था। आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, कोई कहेगा पढ़ना थोड़ी किसी को पसंद होता है लोगों को, है ना। ऑफरिंग मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, नंबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ये होगा, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकमात्र इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, अगर एक्सटर्नल पूछा होता तो बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी, यानी विविधता का उदाहरण, समानता के साथ विविधता, यानी आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं, और आप बच्चे की विविधताओं को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच, समीर एक बच्चा है जिसको पेंटिंग करना पसंद है, रंग भरना पसंद है, और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। पेंट करना पसंद है, पेंटिंग बनाता है समीर, और दूसरा बच्चा है मिहिर जो स्केचिंग करता है, तो कोई रंग भरता है, कोई स्केच बनाता है, ठीक है, बात तो सही है, डाइवर्सिटी है।
ठीक, फिर क्या आता है, समीर गोज टू स्कूल एंड मिहिर सेल्स न्यूज़पेपर। समीर तो स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। अब इसमें इक्वालिटी तो नहीं दिख रही है, दो बच्चों की डाइवर्सिटी तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक बच्चे को काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है और दूसरा बच्चा है जिसको एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो ले पा रहा है, तो ये तो खराब तरीका हो गया। समीर गॉट न्यू क्लोथ्स फॉर दिवाली एंड मिहिर वोर हिज ओल्ड क्लोथ्स। समीर क्या है, नए कपड़े मिलते हैं उसको दिवाली पे और मिहिर बेचारा जो है पुराने कपड़े पहनता है। तो इसका मतलब ये हमें इक्वालिटी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं एक बच्चा गरीब है एक अमीर है, तो यहाँ इक्वालिटी या डाइवर्सिटी की बात तो हो नहीं रही है ना, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। समीर लिव्स इन अ फ्लैट एंड मिहिर लिव्स इन अ हट। वो बेचारा झोपड़ी में रहता है, अब झोपड़ी खराब है या नहीं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है बारिश में ठंड में दिक्कत झोपड़ी में ज्यादा होगी फ्लैट की बजाय, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो बल्कि डिफरेंसेस को और बढ़ा रहे हैं कि एक बच्चा, ये क्या हुआ, एक बच्चा बेहतर है दूसरे से। यहाँ पे समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच। समीर को रंग भरना पसंद है और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है, दोनों अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, बस अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। जो अंतर होते हैं, आपको म्यूजिक पसंद है दूसरे को डांस करना पसंद है, मतलब दोनों को ही होगा खैर म्यूजिक तो पसंद, तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे ब्लू पसंद है और आपको पिंक, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये डिफरेंसेस डेफिसिट्स हैं, मैं कम हो गई और आप ज्यादा हो गए, बस हम अलग हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक सिंपल सी चीज यहां पे हम कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी की बात हमने यहाँ पे की, भूल गई क्या बताने वाली थी, चलो खैर क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। बच्चे स्वतंत्र चिंतक बने, खुद से सोच पाए इंडिपेंडेंटली, रिवॉर्ड से कुछ नहीं होने वाला। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ये एकदम सही तरीका है कि बच्चे अपने ही अधिगम पे विचार कर पाए, अपने ही अधिगम का अनुवीक्षण कर पाए, एनालिसिस कर पाए, कितना आता है, कहां दिक्कत है, कैसे बेहतर करना है, ये सब खुद सोच पाएगा बच्चा, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा या इंडिपेंडेंट बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, जबकि आपको कनेक्टेड चंक्स में देना है, डिसकनेक्टेड चंक्स में नहीं, जोड़ करके कॉन्टेक्स्ट में। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल। याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देना कोई एक्टिविटी का सही तरीका नहीं है। रिकॉल नहीं लिखा होता तो डी ऑप्शन भी सही था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ये क्या कहता है, थियरी ऑफ सोशल लर्निंग, जिसको SLT कहते हैं, सोशल लर्निंग थियरी एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस फैक्टर पे, किस तत्व पे जोर देती है, किस घटक पर बल देती है। नेचर यानी प्रकृति, नेचर का दूसरा नाम क्या है, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, मैच्योरिटी, जो आप कहना चाहें। अनुवंशिकता पे ध्यान देती है। नर्चर यानी एनवायरमेंट पे ध्यान देती है ना, या फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में आपका दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, या एमेंडेशन यानी पाठ संशोधन, यानी क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देती है। अब आप लोग तुक्के लगाने लग गए। देखो ये बेंड्यूरा की थियरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी हम इसको कह देते हैं। बेंड्यूरा कहते हैं हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हम जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है हम सोसाइटी से लर्निंग करते हैं। जब सोसाइटी से लर्निंग की बात हो गई तो मतलब हो गया नर्चर को महत्व दे रही होगी ये थियरी, पोषण को महत्व दे रही होगी, एनवायरमेंट को महत्व दे रही होगी, क्योंकि नाम ही है सामाजिक अधिगम, यानी हम समाज में जो देख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, उससे सीखते हैं। तो ये हेरिडिटी को, तो चाहे ऐसी थियरी जो है वो हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं देती, चाहे वो आपकी वाइगॉस्की की थियरी हो, चाहे वो बेंड्यूरा की थियरी हो। कराई हुई एक बार सर्च करके पढ़ लेना, यूट्यूब पे भी दी हुई है, नहीं तो नोट्स में थोड़ा बहुत जरूर दिया होगा इसके बारे में, मैं अभी बता भी दूंगी, है ना। तो हेरिडिटी की तो बात पियाजे की थियरी होती तो हम कह देते, ये नर्चर पे फोकस करती है, मॉडलिंग की प्रोसेस पे फोकस करती है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि जो हम देखते हैं मीडिया में, जो बच्चा देख रहा है, टीवी में जो देख रहा है, अगर वो मारधाड़ की चीजें देखेगा, वायलेंस देखेगा तो वायलेंस सीखेगा। अगर वो प्रेम वाली चीजें देख रहा है या डोरेमोन देख रहा है जो कुछ हद तक नॉर्मल है, तो वो शिनचैन को इसलिए बंद कराया गया क्योंकि ये बेंड्यूरा की इसी थियरी के हिसाब से सही नहीं जाता था। शिनचैन, बच्चे गलत चीजें सीख रहे थे, क्योंकि हम समाज में जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उससे सीखते हैं, यानी जो एनवायरमेंट है वो हम पे बहुत प्रभाव डालता है। ये कहती है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये कहता है ना। अडेप्टेशन की प्रक्रिया पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो आप समझ जाते, एनवायरमेंट से सिर्फ नहीं होता अडेप्टेशन, आपकी हेरिडिटरी पावर्स भी शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अभी और भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी कि मॉडलिंग की प्रोसेस में कौन से स्टेप्स हैं। एक और क्वेश्चन है इस पे, लर्नेड हेल्पलेसनेस इज अ सिचुएशन वेयर इन, यानी सीखी हुई विवशता या सीखी गई अक्षमता एक स्थिति है। मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था आपको ये कल परसों। लर्नेड हेल्पलेसनेस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वेयर स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन पास्ट। जहां शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल ही होते आए, वो आज तक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अगर दिमाग में ये चलेगा तो यानी आपने लर्नेड हेल्पलेसनेस को गेन कर लिया है, आपने सीखी हुई अक्षमता है, आपने मान लिया है कि मुझसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में चीजें खराब हुई हैं। क्या पता आपने सही तरीके से ना पढ़ा हो,
क्या पता आपने सही टीचर से ना पढ़ा हो, क्या पता आपने ढंग से पढ़ा ही ना हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये थोड़ी कि आप पहले फेल हुए तो अभी भी फेल होंगे, है ना। कल बताया था ना 3 ब्रेकअप हो गए तो अब लगता है कि भाई अब तो कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। एक शादी नहीं चली तो कोई शादी नहीं चलेगी। खैर भगवान ना करे कि एक शादी से ज्यादा करने की आवश्यकता पड़े, बट सिचुएशन हो सकती है। तो ये क्या है, लर्नेड हेल्पलेसनेस है कि जब आपकी जो है इच्छा ही खत्म हो जाती है, आपको लगता है यार अब मेरे से तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने वो लर्न कर लिया है कि आप हेल्पलेस फील करें, ठीक है ना। इसलिए लर्नेड हेल्पलेसनेस कह रहे हैं। टीचर्स फील दैट दे आर हेल्पलेस इन हेल्पिंग द लर्नर लर्न। इसका मतलब ये नहीं है टीचर ये फील करें प्रॉब्लम रिलेटेड टू गिफ्टेड हु एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ सैचुरेशन इन देयर लर्निंग, नहीं कि बस अब तो यहां तक पहुंच गए, सैचुरेशन आ गया है, गिफ्टेड के बारे में नहीं। फेलियर के आधार पे ये चीज आती है। द लर्नड स्कॉलर्स ऑफ सोसाइटी फील हेल्पलेस इन दी डेमोक्रेटिक पॉलिटी। कुछ भी इधर उधर की बातें हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन पास्ट। यदि बच्चे का अनुभव ऐसा रहा है तो उसके आधार पे ये मान लेता है कि अब मेरे से होगा ही नहीं। इसके लिए बच्चे को आपको ट्राई कराना है, नए तरीके से सिखाना है, उसका इंटरेस्ट जगाना है, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ सोशल लर्निंग थियोरी ऑफ एल्बर्ट बेंड्यूरा, अभी इसी की बात कर रहे थे ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल। खेल अनिवार्य है और उसको महत्व दिया जाना चाहिए स्कूल में। चलो ठीक है, होगा, हमें क्या पता, ये किंडरगार्टन की बात तो हो नहीं रही है, बट ठीक है। मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग क्या है, वो वाली मॉडलिंग से ही जुड़ी हुई है, जो लोग समझ पा रहे हैं वो मॉडल्स वाली बात। यहां प्रतिरूपण है। मॉडलिंग का मतलब बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, यानी देख करके। मॉडल हम कहते हैं ना, रोल मॉडल है कोई आपका, मतलब आप देख करके वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो मॉडलिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें समाज में हम जो देखते हैं उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 4 स्टेप होते हैं। मॉडलिंग की प्रोसेस जो बेंड्यूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है उसमें भी बताई गई है, बात सही है। फिर भी अभी आएंगे इस पे। एन अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड, ये साइको एनालिसिस या फ्रॉइड की बात होती तो हम मान लेते। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कहा बेंड्यूरा ने, है ना। सामाजिक अधिगम से संज्ञानात्मक विकास भी होगा, हालांकि लर्निंग थियरी है। प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, यहां पे ये बात हुई ही नहीं है। जो सबसे बेहतर उत्तर है वो है मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी मॉडलिंग के माध्यम से सीखना, यानी हम सही लोगों को फॉलो करें, सही मूवीज दिखाएं बच्चों को, सही एग्जाम्पल सेट करें समाज में, क्योंकि उसका फर्क पड़ता है। तो ये प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया है, मॉडलिंग की जो प्रोसेस है, यानी ऑब्जर्व करके सीखना कि आप वही रिपीट करते हैं। इसमें 4 स्टेप हैं, ये पूछा जा चुका है पहले। ARPR, ARPR क्या है? पहला स्टेप है ए, यानी अटेंशन, आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे। आप मूवी में देख रहे हैं किसी को कुछ करते हुए, या आपने साइकिल ठीक कराने गए, बाइक ठीक कराने गए, आपने देखा हवा कैसे भरते हैं भैया टायर में, पंचर लगाना कैसे पंचर लगाया जाता है, आपकी अटेंशन गई उस चीज पे, ध्यान गया, अवधान जिसको कहते हैं। बिना अटेंशन के आपको याद कहां से रहेगा। मम्मी को देखा रोटी बनाते हुए, ध्यान गया आपका वहां पे। रिटेंशन क्या है? अब दिमाग में रह गई ये चीज। रिटेंशन मतलब अब आपने धारण कर ली ये चीज, दिमाग में है कि कैसे रोटी बनाई जाती है, गोल गोल दिमाग में धारण कर लिया। फिर क्या है थर्ड ऑप्शन या थर्ड स्टेप? प्रोड्यूस करेंगे आप, यानी आप खुद से इस चीज को करके देखेंगे, रोटी बनाएंगे, भारत का नक्शा बनेगा। लेकिन पिताजी आपके कह रहे हैं, हमारे तो कहते थे कि बेटा बड़ी अच्छी रोटी बनाई है ना। अब वो बेटा को भी पता है कि कितनी अच्छी बनी है, बट ठीक है, अगली बार से फिर क्या होगा? रीइंफोर्समेंट होगा, है ना। रीइंफोर्समेंट होगा यानी मोटिवेशन मिलेगी। इसको रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है अगर उसको सही काम है और उसको पुनर्बलित किया गया है, मोटिवेट किया गया है, तो वो फिर से उस चीज को रिपीट करेगा और लर्निंग हो जाएगी। अगली बार आपकी जो रोटी है वो थोड़ी बेहतर बनेगी। यही 4 स्टेप्स घूम फिर के चलते रहते हैं। आपका किसी चीज पे ध्यान जाता है, फिर आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है, आप खुद से करते हैं, फिर आपको कोई रीइंफोर्स कर दे। अगर पनिशमेंट दे दी तो फिर सीखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो गलत काम के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी तो, लेकिन हालांकि हमें पनिशमेंट का इस्तेमाल करना नहीं है स्कूल में। चलिए खैर, ये हुई मॉडलिंग की प्रोसेस। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं इसको, कि ऑब्जर्व करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 48 है द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स, यानी ऐसा अनुशासन जो सीखने में सहायता दे। डंडे वाला अनुशासन नहीं होगा वो। तो ये क्या होगा? टू क्रिएट साइलेंस, तो शांति, तो आप पिन ड्रॉप साइलेंस वाली क्लास को बहुत अच्छा नहीं मानते आज के जमाने में। पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ मॉडल पेपर भी होता है कि ऐसा ही पेपर आएगा भाई, ठीक है ना। तो अगर हम देखें टू क्रिएट साइलेंस, तो डर से आप चुप करा सकते हो। आज की डेट में कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ी बहुत चहल पहल क्लासरूम में होना नॉर्मल है, ठीक है ना। चुप्पी साधन, तो ये तो डरावना डिसिप्लिन है, ये अच्छा नहीं है। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, शिक्षकों ने निर्देश दे दिया, बात खत्म हो गई।
चिल्ड्रन रोट मेमोराइज, ये तो और खराब है, बच्चा एक्टिव ही नहीं है। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, सबसे बेहतर डिसिप्लिन की फॉर्म है सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। जैसे मैं बहुत साल पहले एग्जांपल दिया करती थी, प्यार अंदर से आता है भाई, है ना, अंदर से बाहर की ओर हो जाता है, करना नहीं पड़ता। वैसे डिसिप्लिन भी अंदर से आना चाहिए, हो जाना चाहिए। जिस टीचर की क्लास में आपको मजा आता है, आपने देखा होगा, आप शांति से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो डिसिप्लिन वो बेहतर है जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो अंदर से आए, है ना, जो करना ना पड़े, जो डंडे के दम पे ना हो। तो बेस्ट डिसिप्लिन है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, आप खुद से ध्यान रख रहे हैं कि भाई बातें मत करो, पढ़ लेते हैं चलो, या फिर खुद से देख रहे हैं कितने नंबर आए मॉक टेस्ट में, कैसे बेहतर करूं, कौन सी वीडियो देखूं, तो आप खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, वो बेस्ट डिसिप्लिन है। मतलब बच्चा जब खुद से मॉनिटर करे, सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, द कॉज ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज देयर, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का या अक्षमता का, कि उनको लग रहा है कि अब वो फेल हो जाएंगे, रीजन क्या है? मॉरल डिसीजन फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडीज सीरियसली, यानी कि उन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, इसलिए ये नैतिक निर्णय है कोई? नहीं। कॉज क्या है? बार बार फेल हुए हैं, ये कॉज है। एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, ये बात सही लग रही है कि उन्होंने इस व्यवहार को अर्जित कर लिया है कि अब वो सफल नहीं होंगे, उनसे नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने मान लिया है, ये है इसका कॉज। केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा में जो है कठोर निर्णय के प्रति खराब उनका एटीट्यूड है। नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे, नहीं। मुख्य है कि वो किसी भी कारणवश फेल हुए हैं बार बार, और इसलिए उन्होंने अब ये व्यवहार को एक्वायर कर लिया दिमाग में कि अब उनसे नहीं हो पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, सीखने के कई सारे स्टाइल्स होते हैं जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक है विजुअल स्टाइल, यानी देख के सीखना, दृश्य अधिगम करता। 65% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि हमें कोई, अभी जैसे आप क्या है, दृश्य श्रव्य दोनों हैं, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, कोई पिक्चर दिखा दे हमें, पिक्चर मतलब फोटोग्राफ दिखा दे, कोई मूवी दिखा दे, तो हम जल्दी सीखते हैं, देख के जल्दी सीखते हैं हम, इसलिए हम वीडियो देखते हैं किताब पढ़ने की बजाय कई बार, है ना। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट विजुअल लर्निंग में होता है। दूसरा स्टाइल क्या है? दूसरा स्टाइल हम कहते हैं हियरिंग या ऑडिटरी लर्निंग कहते हैं उसको हम, या ऑरल भी कह देते हैं। ऑडिटरी मतलब सुन करके सीखना, लगभग 35% लोग, ठीक है ना, लगभग 35% लोग। क्लियर है बात या कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो। ठीक, फिर आता है आपका थर्ड टाइप, जिसको काइंस्थेटिक लर्निंग कहते हैं, यानी बच्चे को इनको करके ही दिखानी पड़ती हैं चीजें। ये लेस देन 5% होते हैं, एक बार जोड़ लेना। ओके 60% होगा ये, 65 नहीं होगा, है ना। ये 60%, यानी ज्यादातर लोग देख के समझते हैं, जो विजुअल या चाक्षुष या दृश्य अधिगम करता होते हैं, देख के जल्दी सीखते हैं, लगभग मोर देन 60%। 35% के करीब सुन करके, और काइंस्थेटिक 5% लोग जिनको करके ही देखना पड़ता है। टेक्सुअल वो है जो बच्चा देख नहीं सकता, दृष्टि बाधित है, और वो ब्रेल लिपि वगैरह का इस्तेमाल करे, बाकी यहाँ कोई बनता नहीं है। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हैं, एंड डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, कुछ अकेले। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये क्या कहता है? आर टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट क्लास लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स ही और शी इज डूइंग। एक शिक्षक है जो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यानी टीचर ने रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट किए, पढ़ा उनको, देखा अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है, प्लान किया, नेक्स्ट लेसन। ये जो आकलन है, वो जो कलेक्शन ऑफ वर्क है, वो किस लिए है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ी एक्टिविटी है, ताकि बाद में सुधार हो सके, फीडबैक हो सके। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टीचर करता है, काम फॉर लर्निंग है। बच्चा करे अगर खुद से, तो ये सेल्फ लर्निंग या असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट में चला जाएगा। लेकिन टीचर ने किया है ये काम, तो फॉर लर्निंग है। एट लर्निंग उसी दौरान चल रहा होता है, ठीक। ऑफ लर्निंग है आपका जब फाइनल एग्जाम के लिए जजमेंट की बात हो रही होती, पेपर पेंसिल टेस्ट लिया होता उस तरह का, है ना। यहाँ एक्टिविटी हुई है ताकि बाद में फीडबैक का पता चल सके टीचर को, तो ये फॉर लर्निंग है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है। क्या पूछा है भाई हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है, अच्छा 53, अभी तो एक और क्वेश्चन है बीच में, रुको यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड हमने पढ़ा है। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स यानी निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल होता है? रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, है ना। पर्टिकुलर टू जनरल तो क्या हो गया? स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव मेथड। ये पहले एग्जाम्पल दिया जो कि विशिष्ट होता है, उदाहरण हमेशा। ये निगमनात्मक नहीं है, आगमनात्मक विधि है। एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज,
तो ये तो अपने आप में ही एक अलग कहानी हो गई। एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी मेथड हो सकता है, एक्सप्लोरेशन मेथड हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड हो सकता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सकती है, डिस्कवरी लर्निंग हो सकती है, जहां पे बच्चा एक्टिव है ना। ये इंडक्टिव डिडक्टिव की बात डायरेक्ट नहीं हो रही है। मेथड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक्स, यानी जिसमें इंक्वायरी लर्निंग हो रही है। इंडक्टिव और डिडक्टिव एग्जैक्ट पूछा है आपसे, तो आपको वही जवाब देना है। आंसर होगा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। देखिए रूल, डिडक्टिव का मतलब ये पहले आपने रूल या डेफिनेशन बताई और रूल के बाद आपने एग्जाम्पल उदाहरण दिया। पहले आपने डेफिनेशन परिभाषा बताई, संज्ञा की परिभाषा, नाउन का आपने रूल या a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद उस तरह के सवाल सॉल्व कराए, फिर नाउन के एग्जाम्पल दिए कि सीता जो है एक नाउन है। तो ये क्या हुआ, नियम से उदाहरण की ओर। नियम हमेशा जनरल होगा, याद रखिएगा। नियम पूरी दुनिया के लिए सामान्य होगा, तभी वो नियम बना है ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या, उदाहरण। तो रूल क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। अब पर्सन क्या है, अब पर्सन कोई भी हो सकता था। सीता क्या है, स्पेसिफिक पर्सन है, उदाहरण है स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाना। एक क्वेश्चन इस बार भी जो आया था, जेनरिक टू स्पेसिफिक जाना, इसी पे आधारित था, ठीक है ना। अगर इंडक्टिव लिखा होता तो यहां पे ये आपसे फिर ये नहीं पूछेगा स्पेसिफिक टू जनरल जाना, वो कोई रूल नहीं है, वो आता है उसके अंदर, बट जनरली पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ा दो। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल टू रूल जाना। एग्जाम्पल टू रूल जाना लिखा हो, उदाहरण से नियम की ओर लिखा हो, तो इंडक्टिव हो जाएगा कि पहले संज्ञा के उदाहरण दिए, बाद में परिभाषा बताई, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है ये। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन, देखिएगा एक बार। इतनी प्रैक्टिस अगर कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैडम 37 और 46 को और एक बार समझा दीजिए प्लीज। अभी समझा देंगे सुमन, डोंट वरी एट ऑल। 37 और 46 ठीक है, इसके बाद समझा देंगे, जस्ट अभी समझा देंगे। आज तो पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली। हाँ चलो फटाफट। देखिए 81% लोग क्या कह रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन सा तत्व है, कौन से तत्व हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, यानी बच्चे स्कूल में विद्यालय में फेल क्यों होते हैं, असफल क्यों होते हैं, उसका उसके तत्व पूछे, उसका रीजन पूछा है। फियर एंड एंग्जाइटी, हाँ बिल्कुल, अगर बच्चों में भय है, वो भय से पढ़ रहे हैं, बस डर के मारे पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, दुश्चिंता है, तो फेल होंगे ही। मजे से सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर सीखेंगे, ये तो हमें पता है। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन में ही रहेंगे, बोर होते रहेंगे, ऊबते रहेंगे, मजा नहीं आएगा सीखने में, तो भी फेलियर का ये रीजन है एक। इररेलेवेंट करिकुलम, कई बार इररेलेवेंट या डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम होता है। पाठ्यचर्या जो है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वो इररेलेवेंट है, समय के साथ परिवर्तित ही नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तो ये भी दिक्कत है, इस वजह से भी फेल हो सकते हैं। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागॉजी, जबकि पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी संदर्भित होनी चाहिए पेडागॉजी, और ये कह रहे हैं डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, बच्चे की रियल लाइफ से, उसके जीवन से जोड़ करके एग्जाम्पल लेना है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब हो गया डिसकनेक्टेड है, जो डिसकनेक्टेड चंक्स हो, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, ये नेगेटिव बातें हैं, है ना। कॉन्टेक्स्ट में समझाना है, जीवन से जोड़ करके। चारों ही कारण है किसके, फेलियर के, जो बच्चा जिसकी वजह से फेल होगा, अगर ये चारों चीजें हैं तो यहां पे फेलियर रीजन हो जाएगा, है ना। अगर यहां पे लिख लिया होता कि फेलियर का रीजन नहीं है और फिफ्थ ऑप्शन में मान लीजिए ऐड कर दिया होता जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने में मजा आना, तो ये फेलियर का रीजन नहीं है, फिर नॉट लिखते ही आंसर चेंज हो जाता। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं ऑप्शंस को घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जाना है। पेडागॉजी से बाहर क्या ही आएगी, सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एनईपी के डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले साल भी कराए थे, इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। एक बार मैराथन हो जाए कल 9 बजे शाम को, रात को हम 9 बजे मिल रहे हैं, थोड़ा सा नींद को रोक करके, और कल लग करके पढ़ाई करनी है। 12 बजे 1 बजे जो भी बजे, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा बात कर पाए कल। आउट ऑफ 53 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो भी आप बता दीजिए अब, और ठीक से ज्यादा जरूरी है कि आपको समझ कितना आया, है ना। और 37 और 46 पूछा था ना किसी ने, अभी बताऊंगी। ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही, 1 आध घंटे बाद ही, विद आंसर्स। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको बता ही दिया, किसी भी फेक वेबसाइट या जगह से मत जुड़ना। 53 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, जैसा कि कई लोग बताते ही हैं। तो ये टेस्ट का भी काम करेगा आपके लिए ये सेशन, और कल हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। 9 बजे बैठ जाना है, इधर उधर इंटरनेट वेस्ट नहीं करना है, गाने सुनने में, रील देखने में, है ना। 9 बजे रात को पूरा रिवीजन 30 नंबर का, और वो 30 नंबर आपको बाकी 90 में भी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो 37 और 46
किसी ने पूछा था, पहले मैं 46 बता देती हूँ क्योंकि वो रास्ते में पड़ेगा। ये देखिए 46, लर्नेड हेल्पलेसनेस इज अ सिचुएशन वेयर इन, सीखी हुई व्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चा ये फील करता है कि वो बार बार फेल हुआ है, इसलिए उसको वो अपने आप को फेलियर मानने लगता है ना, जबकि उसको मेथड्स चेंज करने की जरूरत है ना। बार बार हुए फेलियर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट, कि भैया मैं तो इस बार भी फेल ही होऊंगा क्योंकि मेरे से तो आज तक पेपर क्लियर ही नहीं हुआ, 4 बार सीटेट दिया नहीं हुआ। भाई सही तरीके से मेहनत नहीं की, सही चीज नहीं पढ़ी, सही टीचर से नहीं पढ़ा, सही अप्रोच से नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है पेपर में आता क्या है, आप पढ़ रहे हैं कुछ और, तो आपको क्या लग रहा है यार मैं तो बस जा रहा हूं, मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा मानने लगते हैं ना कई लोग, क्योंकि वो पास्ट में फेल हुए हैं तो उनको लगता है अब मैं फेलियर ही हूं, एक आई एम गोइंग टू फेल एनीवे, मैं तो फेल ही होने वाला हूं, है ना, पनौती मान लिया अपने आप को एक तरह से। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट्स फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ इसलिए वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि पहले ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो फेल हुए हैं। ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है, ये सीखी गई अक्षमता है, आप हेल्पलेस महसूस करते हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन और पूछ रहा था कोई भाई, कल हिंदी का एक क्वेश्चन था जिसमें एक आंसर करेक्ट करके दिया मैंने, वो ट्रांसलेशन की वजह से उसमें कंफ्यूजन भी था। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37, एक दो क्वेश्चन और हैं जिन पे मैं चर्चा कल करूंगी। अगर हम बात करें असर्शन रीजनिंग की, रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक, यानी अगर लर्निंग को हम सिर्फ ये मान लेंगे कि परमानेंट चेंज है आपके व्यवहार में, और परमानेंट चेंज और मेजरेबल है कि यानी लर्निंग जितनी भी हुई है उसको मापा जा सकता है, नंबर में पता लग जाएगा कि इतने % लर्निंग हुई है, जबकि ऐसा हो सकता है, ये बात प्रॉब्लमेटिक है कि अगर कोई ऐसा मानता है कि लर्निंग को पूरी तरह से मेजर किया जा सकता है और ये सिर्फ व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। ये पूरी तरह से सच नहीं है, कुछ हद तक सच है कि हाँ आपने जो सीखा है वो आप नंबर्स में मेजर कर लेंगे एक पेपर लेकर के, लेकिन पूरी नॉलेज थोड़ी बच्चे की आप पेपर लेकर मेजर कर लेंगे, तभी तो लोग रट्टा लगा के भी पास हो जाते हैं एट टाइम्स। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, ये बात ट्रू है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बच्चों को बहुत कुछ आता हो बट वो उस दिन बीमार रहा हो, ना प्रदर्शित कर पाया हो, है ना। तो मेजरेबल कैसे हुई, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इंटरनली। तो भाई लर्निंग सिर्फ वो नहीं है जो चेंज व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है बाहर से, इंटरनली जो उसके इमोशंस में, उसकी समझ में परिवर्तन आया है कई बार, जो बाहर नहीं दिख रहा वो भी लर्निंग है। तो ये दोनों बातें सही तो है कि इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि लर्निंग इंटरनली भी होती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर लिया होगा।